हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी क्लास करेंगे लेक्चर नंबर 21, जिसमें कि होंगे 1700 से लेकर 1791 तक के ईडियम। काफ़ी लेट हो गया इस क्लास को आने में। वैसे तो ये लास्ट क्लास थी B1 सीरीज़ की, जो कि ईडियम एंड फ्रेजेस की है। 20 इसके लेक्चर कर चुके हैं, लेकिन इस क्लास में देरी होने का मतलब काफ़ी सारे रीज़न हो जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि सर डोरमेंट हो गए हैं या मतलब कहाँ चले गए ये वो। हम इसके पीछे भी काफ़ी चीज़ें कर रहे थे। थोड़ा सा मेरा भी मतलब खुद का जो सेटअप था वो भी मुझे चेंज करना था। जैसे आपको थोड़ा सा फील भी आ रही होगी, है ना, वॉइस की। इससे अलग भी काफ़ी चीज़ों पर हम काम कर रहे हैं। जैसे स्पेलिंग पर अभी हमने हाल ही में मतलब चीज़ें करी हैं, और फ्रेजल वर्ब भी हैं उसमें, और होमोनियम्स। मतलब धीरे धीरे चीज़ें उनको हम अप्लाई करेंगे। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हो गई थी, यही रीज़न था कि इतना डिले आपको देखने को मिला। होपफुली अब मतलब चीज़ें ट्रैक पर आएंगी धीरे धीरे। मैं भी कोशिश करूँगा कि अब मतलब थोड़ा सा चीज़ें और नई स्टार्ट की जाएं धीरे धीरे, आपको भी और अच्छा कंटेंट और न्यू कंटेंट आपको देखने को मिले। तो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं हमारे। आज हम देखेंगे 91 ईडियम हमारे लास्ट रह रहे हैं, उनको देखेंगे। वैसे तो हमने जो हमारा ग्रुप है उसमें मैंने सारी की सारी PDF जो हैं वो अवेलेबल करा दी थी। इसकी भी हमने PDF पहले ही अरेंज करा दी थी, ताकि मतलब जो पेपर था उसमें मतलब ये दिक्कत ना करें। सभी अपना रिवाइज़ कर लें, सभी अपना अच्छे से पढ़ लें। लेकिन वीडियो ये इंटरप्ट हुई है, इसको आज हम कंप्लीट करेंगे। लेक्चर नंबर 21 है, लास्ट है। B1 सीरीज़ आज हमारी ख़त्म हो जाएगी। ये चीज़ें तो आपको पता ही होगी, ये सभी चीज़ भी आपको पता होगी। इन सभी को आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं, और PDF के लिए आप हमारा पेड एक्सेस भी ले सकते हैं, या फिर आप मतलब इंडिविजुअल भी PDF को ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो बिना टाइम ख़राब किए। आज का हमारा पहला ईडियम हम देखते हैं। ईडियम है हमारा टर्न ए ब्लाइंड आई। इसको करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। 1676 पर हमने देखा था टर्न ए डेफ ईयर, वो भी हमने देखा था मतलब चीज़ों को अनदेखा कर देना, मतलब कि किसी चीज़ को, किसी रूल को फॉलो ना करना। उसी से ही मिलता जुलता है। दोनों ईडियम सेम ही कंटेक्स्ट से निकले हैं, मैंने आपको वहाँ पर भी बताया था। अगेन बताता हूँ, टर्न ए ब्लाइंड आई भी उसी कंटेक्स्ट से निकला है। मीनिंग हो जाता है इसका टू इग्नोर ए सिचुएशन, फैक्ट्स और रियलिटी। अंधा बन जाना या फिर अवगत न करना, है ना। मतलब कोई चीज़ आपको मतलब पता होते हुए भी उसको इग्नोर कर देना, और किसी रूल को ना मानना। निकला कहाँ से है ये? मतलब ब्रिटिश नेवी के एक प्रसिद्ध एडमिरल नेल्सन से ये जुड़ा हुआ है। नेल्सन की एक आंख में पहले से ही चोट के कारण वह देख नहीं सकते थे। एक बार युद्ध के दौरान उन्हें पीछे हटने का आदेश दिया गया, लेकिन उन्होंने उस रूल को नहीं माना। आदेश नहीं मानना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी दूरबीन को अपनी अंधी आंख से देखकर कहा, आई रियली डू नॉट सी द सिग्नल। मतलब जो आँख उनकी ख़राब थी, जिससे उनको दिखाई नहीं देता था, उसी से ही उन्होंने मतलब अपनी दूरबीन से देखा, और उसमें उन्होंने कहा, आई रियली डू नॉट सी द सिग्नल। अब सीधी सी बात है, वे मतलब जानबूझकर ये कर रहे थे, ये जानबूझकर वे शो कर रहे थे कि उनको मतलब रूल नहीं मानने हैं। तो उन्होंने कह दिया कि मुझे ये चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं, ये रूल मुझे सुनाई नहीं दे रहे हैं। मतलब जो डेफ ईयर था वो भी इसी से ही निकला था। वैसे तो आइज़ से इसका रिलेशन सीधा सीधा था, लेकिन डेफ ईयर भी यहीं से निकला था। मतलब कि आप मतलब सुनने में अपने कानों को बहरा साबित कर रहे हैं, या फिर बहरा आप बन गए हैं। कहते हैं ना कि इसने तो अपने कान बंद कर लिए हैं, तो वही चीज़ है। डेफ ईयर अपने बना लेना, या फिर अपनी आई को ब्लाइंड कर लेना, तो आप जानबूझकर चीज़ें इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, यह बहाना बनाकर आदेश की अनदेखी करी उन्होंने, और ये इतिहास में दर्ज हो गई, और ये ईडियम बना, जो अब आपको दिक्कत दे रहा है। अब हमें पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप कंटेक्स्ट समझ चुके होंगे। यही है वो कौन? एडमिरल नेल्सन। ठीक है, तो इस कंटेक्स्ट से आप इसको याद रखेंगे। मेरे हिसाब से दोनों ईडियम आपके क्लियर हो जाने चाहिए, ब्लाइंड आई भी और डेफ ईयर भी। नेक्स्ट ईडियम देखते हैं, टर्न एन ऑनेस्ट पेनी। अब इसका मीनिंग हो जाता है मेक ए लेजिटिमेट लिविंग, मतलब कि ईमानदारी से पैसे कमाना। लेजिटिमेट मतलब कि वैध धन कमाना, ईमानदारी से कमाना, है ना, कोई भी उसमें करप्शन नहीं करना। टर्न एन ऑनेस्ट पेनी। पेनी क्या होता है? पेनी एक करेंसी होती है। ठीक है, अब इंग्लैंड के उस दौर से ये जुड़ा है जब व्यापार और रोजगार में धोखाधड़ी और चालबाजियाँ आम हो चुकी थी, है ना। बहुत ज़्यादा वहाँ पर लोग ट्रिक्स यूज़ करके, चाल यूज़ करके, गिमिक यूज़ करके वहाँ पर पैसे को कमाते थे। एन ऑनेस्ट पेनी कमाने का मतलब था कि पैसा बिना किसी बेईमानी या गलत तरीके से नहीं कमाया गया है ना। ऑनेस्ट वर्ड जुड़ गया तो आप वहाँ से भी रिलेट कर सकते हैं कि जो आपने धन कमाया बिल्कुल ईमानदारी का है। टर्न का मतलब यहाँ पर कमाना या उत्पन्न करना, है ना। ऑनेस्ट पेनी मतलब आपने जो पैसा है वो ईमानदारी से कमाया है। इजी इडियम हो जाएगा।
नेक्स्ट इडियम है हमारा टर्न डाउन, मतलब कि रिजेक्ट, अस्वीकार कर देना। अब टर्न डाउन जो ये मूलतः है विक्टोरियन इरा के इंग्लिश में प्रयोग हुआ था जब कोई व्यक्ति किसी को नाच या फिर भोजन में निमंत्रण देता था। अगर कोई महिला उस प्रस्ताव को अस्वीकार करती थी तो कहा जाता था कि उसने उस प्रस्ताव को टर्न डाउन कर दिया है। ठीक है, निकला ये यहीं से है, मतलब जब उसको नाच या फिर भोजन में निमंत्रण दिया गया था तो उसने मना कर दिया था, तो उसको कहा गया कि उसने टर्न डाउन कर दिया है। धीरे धीरे एक्सप्रेशन ये हर जगह यूज़ होने लगा, है ना, इनकार के लिए यूज़ होने लगा। डाउन शब्द इस मुहावरे में अस्वीकृति की दिशा को दर्शाता है, जैसे कि कोई चीज़ नीचे गिरा दी गई हो। ठीक है, टर्न डाउन मतलब कि किसी चीज़ को नीचा गिराकर उसको अस्वीकार कर देना, नीचे गिरा दिया है आपने, ऐसे भी आप रिलेट कर सकते हैं। और फिर आप उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, अस्वीकार कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कंटेक्स्ट आपको याद होना चाहिए कि एक फीमेल थी, उसको बुलाया था, उसने टर्न डाउन कर दिया था। और वो टर्न डाउन क्या था, मतलब उसने उस प्रस्ताव को नकार दिया था, मना कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट इडियम देखते हैं। नेक्स्ट इडियम हो जाएगा हमारा टर्न वंस हैंड टू, मतलब कि ट्राई न्यू थिंग्स, मतलब कि कोई नया काम करना। अब देखो, हैंड का अर्थ यहाँ पर व्यक्ति की कुशलता और काम करने की क्षमता को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। जब कहा जाता है ही कैन टर्न हिज हैंड टू एनीथिंग, मतलब कि वो अपना जो हाथ है, जो उसकी काम करने की कुशलता है, काम करने की क्षमता है, वो किसी भी चीज़ में उसको टर्न कर सकता है, यूज़ कर सकता है। तो इसका मतलब होता था किसी भी काम में हाथ डाल दे तो उसमें कुशल ही हो जाता है। यह मुहावरा इस विचार से निकला है कि कोई हाथ घुमाकर कोई नया कार्य करना और उसमें दक्षता दिखाना किसी योग्य व्यक्ति की पहचान होती है। तो टर्न वंस हैंड टू मतलब कि किसी ने टर्न कर दिया है, बदल दिया है अपना हैंड। ठीक है, अपने मतलब आप मानो किसी काम को करते हैं तो वहाँ पर आपका हैंड ही यूज़ होगा, तो आपने उसको चेंज कर दिया है, टर्न कर दिया है, तो आप दूसरा काम, नया काम करने लगे हैं, कोई नया काम करना। मानो इसी हाथ से मतलब टमाटर काट रही थी, फिर ये मतलब ब्रश पकड़ लिया इसने अपना टर्न, मतलब कि इसने अपना हैंड को टर्न कर लिया अपना, फिर एक और बार टर्न किया, इसने स्क्रू उठा लिया, और फिर मतलब ये अपना गिटार उठा लिया। ठीक है, तो मतलब ये अपने हैंड को टर्न कर रही है बार बार, तो ये नया काम कोई स्टार्ट कर रही है, ट्राई न्यू थिंग्स। ठीक है, कोई नया काम करना। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये भी इडियम आपको क्लियर हो चुका होगा। तो जैसे कोई अपना मतलब हाथ को चेंज करके, अपना हाथ घुमाकर किसी काम को करता है और वो उसमें दक्षता दिखाता है, तो इसका मतलब कोई नया काम कर रहा है, कोई अलग अलग चीज़ों को वो ग्रैब कर रहा है, पकड़ रहा है। ठीक है, उसको करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें कि वो दक्षता भी दिखाता है। तो वहीं से ये इडियम निकला है, यानी कि टर्न वंस हैंड टू का मतलब हो जाएगा अपना हाथ जो है वो टर्न करना, मतलब दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व करना। नेक्स्ट इडियम देखते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा टर्न टर्टल, मतलब कि ओवरटर्न हो जाएगा, टर्न अपसाइड डाउन हो जाएगा, मतलब कि उलट जाना। अब ये देखो, जैसे इसमें टर्टल आ ही रहा है, तो जो कछुआ होता है उसकी स्थिति से निकला है। जब कछुआ जो है वो उलट जाता है, यानी कि उसकी जो पीठ है वो ज़मीन की ओर हो जाती है, जैसे आप देख भी सकते हैं, तो वह खुद को सीधा नहीं कर पाता, बहुत ज़्यादा मतलब उसको मशक्क़त करनी पड़ती है, लेकिन वो सीधा नहीं हो पाता। ये एक प्राकृतिक चित्रण है जो अक्सर नाव या फिर जहाज़ के पलटने को दर्शाने के लिए इस्तेमाल होता है। बेसिकली जब नाव या फिर कोई जहाज़ होता है, उसके बेस में एक जो ये कील होता है ना, वो मतलब उसका बेस कहते हैं, जैसे ये जो नीचे का बेस होता है, ये मतलब बॉटम मोस्ट पार्ट ऑफ द वाटरक्राफ्ट, मतलब जो बिल्कुल नीचे का जो पार्ट होता है, जो उसको एक लेवल भी देता है, उसकी स्टेबिलिटी देता है, उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है, उसको कील कहते हैं। और जब जहाज़ कोई नाव होती है पूरी तरह से उलट जाए, तो ये जो कील है ये ऊपर आ जाती है, तब उसको कहा जाता है, उस सिचुएशन को कहा जाता है टर्न टर्टल। जैसे एक कछुआ उल्टा हो गया है और वो सीधा नहीं हो पा रहा है, ऐसे ही कोई जो शिप है वो टर्न टर्टल हो गई है, मतलब कि उलट गई है। तो मेरे ख्याल से आपको ये भी क्लियर हो चुका होगा। ये टर्टल से रिलेट किया गया है, और शिप या फिर जो नाव होती है ना, वाटरक्राफ्ट होते हैं, उनसे इनका रिलेशन है, दोनों का मतलब कनेक्टेड है, वहीं से इसको लिया गया है। नेक्स्ट इडियम देखते हैं। टर्न अप मतलब कि अपीयर, प्रस्तुत होना। टर्न अप का मूल अर्थ होता था कोई चीज़ ऊपर की ओर घूम जाना, टर्न अप, है ना, या फिर सतह पर आ जाना। धीरे धीरे इसका रूपांतरण हुआ और इसका प्रयोग इस अर्थ में होने लगा कि कोई व्यक्ति या चीज़ अचानक प्रकट हो जाए या मिल जाए, कोई चीज़ एकदम अचानक टर्न अप हो जाए। जैसे ये देख सकते हैं, ये मतलब अचानक आ गया अपनी पार्टी में, है ना, ये पार्टी में इनवाइट किया गया था और इसका आने का प्लान नहीं था, सब इसको देखकर एकदम चौंक गए। उदाहरण के लिए, जब कोई खोई हुई वस्तु अचानक मिल जाए तो उसको कहते हैं टर्न अप। टर्न अप मतलब कि अचानक से अपीयर हो जाना, प्रस्तुत हो जाना। ठीक है, तो उसको टर्न अप कहते हैं। और आप देख सकते हैं ये भी टर्न अप हो गया, मतलब कि सतह पर आ गया, या फिर कह सकते हैं कोई चीज़ ऊपर आ गई है, मतलब आपके सामने आ चुकी है ना, तो सामने आएगी तो वो अपीयर हो जाएगी, प्रस्तुत हो जाएगी।
नेक्स्ट इडियम है हमारा टर्न वंस हेड। अब इसका मतलब हो जाता है कॉज टू बिकम कंसीटेड, मतलब कॉज टू बिकम इन्फैचुएटेड, मतलब कि मोहित बना देना, घमंडी बना देना। कंसीटेड मतलब कि घमंडी बनाना, इन्फैचुएटेड मतलब मोहित बना देना। ठीक है, लोग किसी के सिर उठाने को अहंकार का संकेत मानते थे। यदि कोई इंसान सामान्य से ज़्यादा ऊंचे सिर के साथ चले तो यह माना जाता था कि उसे अपनी उपलब्धियों पर घमंड हो गया है। इसका भाव यह है कि किसी उपलब्धि के बाद व्यक्ति में बदलाव आ जाए और वह खुद को दूसरों से बेहतर समझने लगे। मतलब कि जैसे कहते हैं ना कि इसमें मतलब सिर उठाकर चल रहा है, मतलब कि वो अहंकार थोड़ा घमंडी हो चुका है। तो टर्न वंस हेड का मतलब हो जाता है अपना सिर जो है वो टर्न करना, मतलब ऊंचा उठाना, सिर को उठाने से संबंधित है। मतलब अहंकार की सेंस में, घमंड की सेंस में आप सिर उठाकर देख रहे हैं चीज़ों को, मतलब कि सामने वाले को आप नीचा दिखा रहे हैं, है ना, खुद को दूसरों से बेहतर समझ रहे हैं। तो टर्न वंस हेड का मतलब हो जाता है आपने अपना सिर को मतलब ऊंचा उठा लिया है, टर्न कर लिया है, औरों के कंपैरिजन में टर्न करके उसको ऊंचा कर लिया है। आप अपने ही में ही अपने मस्त हैं, घमंड में हैं, अहंकार आपके अंदर आ चुका है, आप दूसरों को नीचा दिखा रहे हैं, खुद को मतलब ऊपर उठा रहे हैं। तो उस सेंस में इसका मीनिंग हो जाता है। नेक्स्ट इडियम देखते हैं टर्न अप वंस नोज, मतलब कि ट्रीट अदर्स विद कंटेम्प्ट, मतलब कि डेस्पाइजेस, मतलब नाक चढ़ाना या फिर तिरस्कार करना। अब आपने अपनी नाक चढ़ा ली है। देखो ये एक नेचुरल भी है, जब आप नाक चढ़ा लेते हैं किसी चीज़ से तो आप मतलब चिढ़ जाते हैं। आप नाक चढ़ाना का मतलब ही होता है तिरस्कार करना, आप मतलब उसमें असहमति दिखा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ की तरफ अपनी नाक उठाकर देखता है तो वह व्यवहारिक रूप से यह दिखा रहा होता है कि वह चीज़ उसे पसंद नहीं है या वह उस चीज़ को नीचा समझता है। यह इडियम सामाजिक व्यवहारों से निकला है, जहाँ नाक चढ़ाना एक प्रकार की बॉडी लैंग्वेज है जो घृणा या फिर घमंड दर्शाती है। यह विशेषकर उच्च वर्ग के लोगों के संदर्भ में शुरू हुआ, जो निम्न वर्ग या फिर किसी चीज़ को तुच्छ समझते हुए नाक चढ़ाकर देखते थे। ठीक है, तो सिंपल सा हो जाएगा। जैसे ये देख सकते हैं, ये मतलब इसके लिए गिफ्ट लाया है फटे पुराने कपड़ों में और इसने मतलब नाक चढ़ा ली है। तो ये मतलब तिरस्कार करना, मतलब ये इसको एक नीची नज़रों से देख रही है, मतलब इसने पसंद नहीं आ रहा है इसको, मतलब असहमति इसने अपनी दर्शाई है। ठीक है, तो इसको आप नॉर्मली वैसे ही याद कर सकते हैं। टर्न अप वंस नोज मतलब अपनी नाक चढ़ाना, किसी ने अपनी नाक चढ़ा ली है तो उसने मतलब तिरस्कार करना चाह रहा है, वो चीज़ों से असहमत है। नेक्स्ट इडियम है हमारा ट्विडलिंग वंस थंब, मतलब कि फीलिंग बोर्ड। अब ट्विडलिंग क्या होता है, मतलब कि अपने हाथों को हिलाना। जैसे हम अपने पैर हिलाते हैं ना, ऐसे ही कभी कभी जब हम बोर हो जाते हैं तो ट्विडलिंग अपने जो अंगूठा होता है हाथ का उसको हम हिलाने लगते हैं, दोनों हाथों के अंगूठे को, है ना। जैसे ये लड़का भी कर रहा है तो ये ट्विडलिंग कर रहा है अपने थंब के साथ। जब व्यक्ति के पास कोई काम नहीं होता, वह इंतजार कर रहा होता है किसी का, तो वह अक्सर बेचैनी में अपने हाथों से खेलता है, जिसमें अंगूठों को घुमाना एक आम हरकत है। इसी भाव से ये इडियम बना, जिसका आशय हो जाता है व्यर्थ में समय बिताना या फिर निष्क्रिय रहना। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये भी आपका क्लियर हो चुका होगा। उबाऊ हो जाना, फीलिंग बोर्ड, है ना। जब हम किसी का इंतजार करते हैं बेसिकली चीज़ें ये तभी ऑपरेट होती हैं, आपने भी फील किया होगा। नेक्स्ट इडियम है ट्विस्ट समवन आर्म, टू फोर्स समवन टू डू समथिंग बाय मेकिंग इट हार्ड फॉर देम टू रिफ्यूज़। परसुएड समवन टू डू समथिंग मतलब कि ज़बरदस्ती राजी करना। अब देखो पढ़कर ही पता लग रहा है, ट्विस्ट समवन आर्म लड़ाई हो जाती है, हम एक दूसरे का हाथ मरोड़ देते थे, है ना, हाथों को मरोड़ देते थे। तो वही चीज़ है, मतलब ज़बरदस्ती राजी कराना किसी से थोड़ा सा लड़ाई के सेंस में है ये। टू फोर्स समवन किसी को फोर्स करना, टू डू समथिंग किसी चीज़ को करने के लिए, बाय मेकिंग इट हार्ड फॉर देम टू रिफ्यूज़ मतलब उनके लिए मना करना हार्ड हो जाए, है ना। आप उन पर जोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं, उनको मना रहे हैं, परसुएड कर रहे हैं समवन टू डू समथिंग कुछ करने के लिए। यह एक प्रकार की शारीरिक धमकी का प्रतीक है, किसी का हाथ मरोड़ना ताकि वह आपकी बात माने। आप उसको डरा धमका रहे हैं, फिजिकली हरासमेंट कर रहे हैं थोड़ा सा, है ना। हालांकि आज इसका शाब्दिक प्रयोग नहीं होता है, लेकिन यह इडियम दर्शाता है किसी से दबाव डालकर कोई काम करवाने के सेंस में। यह पुलिस या अपराध जगत की इंटेरोगेशन टेक्निक से भी प्रेरित है, जहाँ पर बल का प्रयोग करके सच उगलवाया जाता था। ठीक है, तो इडियम इजी हो जाएगा, आप देख सकते हैं ये इसका मतलब हाथ को मरोड़ रहा है, इसके जो आर्म है उसको मरोड़ रहा है। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू हेड्स आर बेटर देन वन। अब ये तो सीधा सीधा सा हो जाता है, मतलब कि दो सिर जो दो दिमाग होते हैं वो एक से अच्छे होते हैं। ठीक है, इट इज़ हेल्पफुल टू हैव द एडवाइस और एक्सपीरियंस ऑफ ए सेकंड पर्सन, मतलब सहायक होता है क्या, किसी दूसरे पर्सन से एडवाइस लेना, उसका एक्सपीरियंस जानना। टू पीपल वर्किंग टुगेदर कैन अचीव मोर देन ए पर्सन वर्किंग अलोन। ठीक है,
दो लोगों का एक साथ काम करना अच्छा होता है किसी एक, जब कोई अकेला काम करे उसके कंपैरिजन में। एक से अधिक लोगों के सहयोग लाभदायक होता है। एक से अधिक लोगों का सहयोग लाभदायक होता है, बिल्कुल इजी सा हो जाएगा। दो दिमाग एक से बेहतर होते हैं, यानी सहयोग और सलाह से बेहतर निर्णय लिए जा सकते हैं। आप पढ़ सकते हैं, इजी इडियम है, ठीक है। नेक्स्ट इडियम है हमारा अंडर ए क्लाउड, मतलब कि अंडर सस्पिशन, मतलब कि शक के दायरे में। अब क्लाउड यानी कि बादल को हमेशा से एक निगेटिव संकेत के रूप में देखा गया, जैसे कि तूफान से पहले बादल छा जाना। जब कोई व्यक्ति अंडर ए क्लाउड होता है तो वह किसी आरोप, गलती या अनैतिक काम के कारण समाज या संस्था में शक या बदनामी के घेरे में होता है। तो अंडर ए क्लाउड मतलब कोई अंडर ए क्लाउड है, वो बादल के क्लाउड के उसके अंदर है, दायरे में है, तो मतलब उस पर शक किया जा रहा है, ठीक है, शक के दायरे में है वो, ठीक है। तो इस लाइन से आप इसको आसानी से रिलेट कर सकते हैं। क्लाउड यानी बादल को हमेशा से एक नेगेटिव सेंस के रूप में ट्रीट किया जाता है, तो उसी से ही ये निकला है। अंडर ए क्लाउड का मतलब हो जाता है शक के दायरे में, ठीक है। जैसे सब इसको देख रहे हैं, इस पर शक हो रहा है। नेक्स्ट इडियम है हमारा अंडर ड्यूरेस। अब ड्यूरेस क्या होता है? दबाव में, बाध्यता में। तो अगर आपको ये पता है ड्यूरेस होता है दबाव होना, तो ये इजी हो जाएगा। अंडर प्रेशर या फिर कंपल्सन, दबाव में। अब देखो ये ड्यूरेसिस शब्द से आया है, जिसका पुराना जो फ्रेंच था ये था, जिसका अर्थ होता है कठिनाई या फिर दबाव। ये इडियम न्यायिक और कानूनी भाषा में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। विशेषतः तब प्रयोग किया जाता है जब कोई व्यक्ति धमकी, हिंसा या मानसिक दबाव में कोई निर्णय या फिर काम करता है, अंडर ड्यूरेस, ठीक है। वर्ड याद रखें, इडियम आसानी से याद हो जाएगा। तो कुछ नहीं है, ये डायरेक्ट मतलब मीनिंग बेस है, तो आप इसको याद कर सकते हैं, इडियम आपको रिलेट हो जाएगा। नेक्स्ट इडियम है हमारा अंडर हिज नोज, राइट इन फ्रंट ऑफ समवन, किसी के सामने ही कोई चीज़ हो जाना। ऑफन विदाउट देम नोटिसिंग, मतलब कि अक्सर उनको पता भी नहीं लगता, उनके ठीक नाक के सामने, हिंदी में कहते हैं ना, नाक के सामने वो चुरा कर ले गया, है ना। जैसे पापा की नाक के सामने बच्चे ने कुकीज़ को चुरा लिया, मतलब उठा लिया और उनको पता भी नहीं लगा। यह वाक्य दर्शाता है कि कोई काम बहुत पास, सिंबलिकली नाक के नीचे हुआ और व्यक्ति को पता भी नहीं चला, है ना, जो कि एक शर्मनाक हरकत हो जाती है या फिर हैरानी वाली बात हो जाती है। यह कहावत अंग्रेजी व्यंग्य और नाटककारों द्वारा विशेष रूप से उपयोग की जाती थी जब किसी को बेवकूफ़ दिखाना हो। इडियम ईजी हो जाएगा। अंडर हिज नोज मतलब कि नाक की नीचे से कोई चीज़ हो गई और उसको पता भी नहीं लगा, मतलब उसके ठीक सामने से कोई चीज़ साफ हो चुकी है। नेक्स्ट इडियम है हमारा अंडर द गन, टू बी अंडर प्रेशर। अब अमेरिकी सैन्य पृष्ठभूमि से निकला है। यह शब्द उन सैनिकों के लिए प्रयोग होता था जो दुश्मन की सीधी गोलीबारी के अंतर्गत होते थे या फिर काम कर रहे होते थे, अंडर फायर काम कर रहे होते थे। अब कोई सामने से कोई गोलीबारी कर रहा है, दुश्मन सामने से फायरिंग कर रहा है, आप अंडर फायर हैं, आप उसको कन्फ्रंट कर रहे हैं, आप उसका सामना कर रहे हैं, तो आप अंडर फायर काम कर रहे हैं, है ना, यानी वे अंडर द गन थे। बाद में यह वाक्यांश आम जीवन में आ गया। इसका अर्थ हुआ किसी डेडलाइन या फिर कठिन परिस्थिति में मानसिक दबाव को झेलना, ठीक है। अंडर द गन प्रेशर में होना, किसी का दबाव झेलना। जैसे सामने से दुश्मन गोलीबारी करते हैं तो तब कहा जाता है अंडर द गन है आप, है ना, तो वो भी एक सिचुएशन बहुत ज़्यादा प्रेशर वाली होगी, तो उसी से ही आपको ये रिलेट करना है। इमेज भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा अंडर द सन, मतलब कि ऑन अर्थ, इस दुनिया में। अब देखो जनरलाइज वे में अगर देखें तो प्राचीन काल में यह विश्वास था कि सूरज के नीचे ही जीवन का अस्तित्व है, और चूंकि हर जीवित चीज़ सूरज के प्रभाव क्षेत्र में आती है, इसलिए अंडर द सन का मतलब हो गया हर चीज़, हर कोई चीज़ जो इस दुनिया में है वो सूरज के दायरे में है ना, जो हमारा सूर्य है उसके दायरे में है, मतलब कि इस अर्थ में है, इस दुनिया में है, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट इडियम है हमारा अंडर द वेदर, मतलब कि बीमार हो जाना। आपको मतलब चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं, आप अंदर से थोड़ा बीमार फील कर रहे हैं, लो स्पिरिट फील कर रहे हैं। मीनिंग हो जाता है टू नॉट फील वेल, मतलब कि अच्छा फील नहीं करना। टू फील सिक और अनहेल्दी। टू बी इन लो स्पिरिट्स, मतलब कि बीमार हो जाना। नेवल से ये निकला है, नौसेना से निकला है। पुराने समय में जब नाविक बीमार होते थे तो उन्हें जहाज़ के डेक के नीचे भेज दिया जाता था ताकि वे मौसम की मार से बच सकें। तो कहा जाता था कि ही इज़ अंडर द वेदर बो। बो क्या होता था? बो जो जहाज़ होता था उसका आगे का हिस्सा, इसको कह सकते हैं। और वेदर बो मतलब कि वो जो मौसम है, मौसम की जो मार है उससे बच सके, वो मतलब उसके नीचे है, मतलब कि वो जो बो है आगे वाला हिस्सा है उसके नीचे है और वेदर की मार से बच रहा है, अंडर द वेदर है। तो अंडर द वेदर वहीं से ही निकला है, तो इसका मतलब हो जाता है बीमार होना, ठीक है।
देख सकते हैं ये मतलब मौसम की मार नहीं झेल पा रहा है, तो इसको जाने को कहा जाएगा कि ये मतलब जो बो है उसके नीचे चला जाए, अंडर द वेदर बो चला जाए, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा बीमार होना। नेक्स्ट इडियम है हमारा यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। पढ़कर ही डायरेक्ट पता लग रहा है कि अगर हम यूनाइटेड होंगे तो हम एक साथ खड़े रहेंगे, डिवाइड हो जाएंगे तो हम बिखर जाएंगे। वी शुड बी टुगेदर टू फाइट एनी डेंजर, है ना। अदरवाइज सेपरेटली वी वॉन्ट बी एबल टू फाइट, मतलब कि एकता में बल होता है। वी शुड बी टुगेदर मतलब कि हमें रहना चाहिए एक साथ, टू फाइट किसी भी डेंजर से फाइट करने के लिए। अन्यथा सेपरेटली अगर हम अलग अलग होंगे तो हम फाइट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो देख सकते हैं ये एक साथ हैं सारे के सारे जो बैल हैं, और मतलब शेर दूर है, मतलब शेर इन पर हमला नहीं कर पा रहा है, और यहाँ पर ये अलग अलग हुई तो इस पर शेर ने हमला कर दिया। तो ये एक कहानी से ही इडियम निकला है। इसका मूल द फोर ऑक्सन एंड द लॉयन कहानी से आता है। उसमें 4 बैल एक साथ रहते हैं और शेर उन पर हमला नहीं कर पाता। जब वे झगड़ा करके अलग हो जाते हैं तो शेर एक एक करके उन्हें मार डालता है, यानी कि बटी हुई ताकत कमज़ोर हो जाती है पर एकता में ताकत होती है। इडियम ईजी है, डायरेक्ट पढ़कर भी आप इसका मीनिंग और सेंस निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इडियम है अप ए ब्लाइंड एली। एली क्या होता है, मतलब कि गली। ब्लाइंड मतलब कि एक अंधकार में, मतलब कि एक अनजान गली। फॉलोइंग ए कोर्स ऑफ एक्शन दैट इज सर्टेन टू लीड टू एन अनडिजायरेबल आउटकम, मतलब कि अवांछनीय परिणाम वाला काम करना। फॉलोइंग ए कोर्स ऑफ एक्शन, कोई एक ऐसा काम करना जो मतलब निश्चित हो कि वो मतलब लीड करेगा एक अनडिजायरेबल, जिसको आप नहीं चाहते हैं, ऐसा आउटकम, ऐसा परिणाम निकाल कर वो देगा। ये जो मुहावरा है ब्रिटेन की शहरी गलियों से जुड़ा है। ब्लाइंड एली का मतलब होता था एक ऐसी गली जो बंद होती है जहाँ से आगे निकलना संभव नहीं है ना। किसी काम में बहुत प्रयास करने के बाद जब कोई निष्कर्ष न निकले तो कहा जाता है कि वो व्यक्ति अब ए ब्लाइंड एली चला गया है, मतलब कि एक ऐसी बंद गली में चला गया है जहाँ पर कोई भी आउटकम नहीं निकलेगा, बंद गली है ना। यानी कि वो रास्ता पूरी तरह से व्यर्थ साबित हुआ, ठीक है। देख सकते हैं ये मतलब डेड एंड है, नो एग्जिट, मतलब कि गली बंद है, इसमें मतलब इसका जाना व्यर्थ साबित होगा, अवांछनीय परिणाम इसको प्राप्त होंगे, ठीक है। नेक्स्ट इडियम है अप अगेंस्ट द वॉल। इन एन इनएक्सट्रिकेबल सिचुएशन, मतलब कि कठिन स्थिति में फंसा हुआ। अब देखो इसका जो मतलब कंटेक्स्ट है वो कहाँ से निकला। ये फायरिंग स्क्वाड से निकला है जहाँ अपराधियों को दीवार के सामने खड़ा किया जाता था और फिर गोली मार दी जाती थी। अब अगेंस्ट द वॉल का अर्थ था जीवन का अंत हो जाना, कोई विकल्प नहीं बचना। यह फ्रेज विरोध और विद्रोह से भी जुड़ गया। अमेरिका में प्रदर्शनकारियों और रेडिकल मूवमेंट्स ने इस वाक्यांश का जो इस्तेमाल है सत्ता के विरोध में किया था। तो कुल मिलाकर अप अगेंस्ट द वॉल, आप इसको स्टैंड अप भी कर सकते हैं कि किसी को मतलब खड़ा किया गया अगेंस्ट द वॉल, मतलब वॉल के सामने, और उसको मतलब गोली मारी जानी थी, है ना, मतलब कि उसको मृत्यु दी जानी थी। उस समय यही चीज़ की जाती थी। धीरे धीरे इसका इडियम का जो रूप है वो प्रचलित होना शुरू हुआ और इसका मीनिंग हो गया मतलब कि बहुत ही ज़्यादा कठिन परिस्थिति में होना, जहाँ पर कहते हैं ना कि मतलब आगे कुआं पीछे खाई हो जाना, बहुत ही ऐसी सिचुएशन में पहुँच जाना कि जहाँ दोनों ओर आपका मतलब चीज़ें ख़राब ही होनी है। तो एक ऐसी सिचुएशन जो मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब हो। वैसे इसका जो अर्थ होता था पहले वो जीवन का अंत मृत्यु से होता था, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें थोड़ी थोड़ी मतलब सॉफ्ट हुई तो वहाँ पर इसका यूज़ किया जाने लगा इनएक्सट्रिकेबल सिचुएशन के लिए या फिर कठिन स्थिति के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इडियम है हमारा अप इन आर्म्स, मतलब कि टू बी एंग्री, प्रोटेस्टिंग विगोरियसली अबाउट समथिंग, किस चीज़ के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा पुरजोर विरोध करना। इन रेबिलियन मतलब कि विरोध करना, है ना, बगावत कर देना, क्रोध होना, कड़ा विरोध करना। अब देखो आर्म्स का मतलब होता है हथियार, है ना। जब लोग किसी अन्याय या नीतियों के खिलाफ हथियार लेकर खड़े हो जाते थे तो उन्हें कहा जाता था कि वे अप इन आर्म्स हैं, है ना। इसका प्रयोग यह दर्शाने के लिए किया जाता था कि लोग विद्रोह या फिर युद्ध के लिए बिल्कुल एकदम तैयार हैं। देख सकते हैं मतलब वैसे तो इनके हाथ में आर्म्स नहीं है, लेकिन आप मान सकते हैं कि मतलब इन्होंने आर्म्स ले रखे हैं, तो मतलब ये बहुत ज़्यादा कड़ा विरोध कर रहे हैं, है ना, और ये क्रोधित हैं, ठीक है। नेक्स्ट इडियम देखते हैं अप इन द एयर, मतलब कि समथिंग दैट इज़ अननोन एंटायरली, मतलब कि अनिश्चित होना। एक मेटाफर है किस चीज़ का, जिसमें कोई चीज़ हवा में लटकी हुई है, अप इन द एयर है, यानी न तो वो ज़मीन पर है और न ही किसी स्थिर स्थिति में है। जैसे आप उससे रिलेट कर सकते हैं, जैसे हवा में सिक्का उछाला जाता है तो वो कुछ देर हवा में रहता है, उसके गिरने तक यह तय नहीं होता कि उसमें क्या आएगा, हेड आएगा, टेल आएगा, है ना। तो ऐसे ही कोई चीज़, कोई निर्णय या स्थिति तब तक स्पष्ट नहीं होती जब तक वो बिल्कुल क्लियर ना हो जाए,
तो अप इन द एयर का मतलब हो जाता है कोई चीज़ अनिश्चित है, स्पष्ट नहीं है ना। अप इन द एयर मतलब कि समथिंग दैट इज़ अननोन एंटायरली, जैसे कि सिक्का हवा में रहता है, ऐसे ही कोई चीज़ अगर हवा में है तो आपको वो चीज़ कंफर्म नहीं पता होगी। नेक्स्ट इडियम है हमारा अप द क्रीक। क्रीक मतलब क्या होता है? क्रीक आपको पता ही होगा, जैसे खाड़ी होता है ना, छोटी नदी, उसको कहते हैं क्रीक। इन ट्रबल मतलब कि मुश्किल या परेशानी में। इडियम मूल रूप से अमेरिकी जो नौसेना के संदर्भ में प्रयोग हुआ। क्रीक का मतलब होता है छोटी नदी या फिर नाला। अगर कोई नाविक क्रीक में चला जाए और वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता न मिले तो उसे मुसीबत में समझा जाता था। ये इडियम बाद में आम जिंदगी में यूज़ होने लगा, जहाँ पर इसका मीनिंग हुआ मतलब जहाँ कोई बिना हल की मुसीबत में हो। ठीक है, तो अब द क्रीक कहा जाता है उसको, मतलब कि मुश्किल में होना, परेशानी में होना, देख सकते हैं आप, है ना। कंटेक्स्ट तो यही था, मतलब कि अगर कोई क्रीक में चला जाए और उसको मतलब बाहर आने का रास्ता ना हो तो उसको समझा जाता था कि वह परेशानी में है, मुश्किल में है। तो अब द क्रीक का मतलब ही हो गया, मतलब कि ट्रबल में होना। ठीक है, नेक्स्ट इडियम है अब द क्रीक विदाउट ए पेडल। अब ये जो पुराना मुहावरा था अभी देखा हमने, अब द क्रीक, उसका मतलब एक एक्सटेंडेड वर्जन कह सकते हैं, विदाउट ए पेडल। मीनिंग सेम ही है, इन ए ट्रबलसम और सीरियस सिचुएशन, बिना किसी साधन के मुश्किल स्थिति में होना। अब द क्रीक का विस्तार है जो और भी गंभीर स्थिति को दर्शाता है। पैडल यानी कि जो पतवार होती है जिससे नाव चलाई जाती है। ठीक है, अगर आपके पास वो भी नहीं है और आप क्रीक में हैं तो आपकी सिचुएशन और भी ज़्यादा बेकार है। अगर आप क्रीक में हैं और आपके पास पैडल नहीं है तो आप बहाव के भरोसे हैं, मतलब पूरी तरह से ऐसा हैं, डायरेक्शन लेस हैं, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, इडियम ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अप टू द मार्क, मतलब कि एज गुड एज द अदर्स। अप टू द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड मतलब कि अच्छी हालत में। स्पोर्ट से निकला है, घुड़दौड़ से, हॉर्स रेसिंग से निकला है। वहाँ मार्क एक निश्चित बिंदु या स्तर होता था, है ना, जहाँ तक घोड़े को पहुँचना होता था। अगर घोड़ा उस मार्क तक नहीं पहुँचता तो उसे अयोग्य माना जाता था। धीरे धीरे यह इडियम सभी क्षेत्रों में प्रयोग होने लगा जहाँ पर प्रदर्शन, योग्यता, गुणवत्ता की बात होती थी। अप टू द मार्क मतलब कि अच्छी हालत में होना, रिलेवेंट होना कोई चीज़, मतलब कि रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होना। अब देखो सीधा सा इसको मान सकते हैं, जैसे ये हॉर्स रेसिंग है, यहाँ पर एक मार्क है तो मतलब ये एक स्टैंडर्ड कह सकते हैं। मतलब ये एक स्टैंडर्ड को पार करेंगे जब कोई कंटेस्टेंट, तो वो तभी उस रेस को विन करेगा। ठीक है, तो मतलब रिलेवेंट चीज़ें ही होगी तभी आप उसमें पास होंगे और तभी उसमें आप विन होंगे। रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड को मेंटेन करेंगे तभी चीज़ें होंगी, है ना। तो अप टू द मार्क, आप मार्क तक आप अच्छे से पहुंचेंगे तो आप अच्छी हालत में होंगे, रिलेवेंट होंगे, तर्कशील होंगे। ठीक है, तो अच्छी हालत में इसका मीनिंग हो जाता है एज गुड एज अदर या फिर अप टू द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, इसका मीनिंग हो जाता है। नेक्स्ट इडियम है हमारा अपसेट द समवन्स एप्पल कार्ट, मतलब कि टू कॉज ट्रबल स्पेशली बाय स्पॉइलिंग समवन प्लान्स, मतलब कि खेल बिगाड़ देना। अब देखो कोई मान लो सड़क पर सेबों की गाड़ी बेच रहा है ना, अचानक कोई आकर उसकी गाड़ी पलट दे तो न केवल सेब बिगड़ जाते हैं बल्कि उसकी दिन भर की कमाई भी चली जाती है। इसी प्रकार जब हम किसी की योजना बिगाड़ते हैं तो हम कहते हैं डोंट अपसेट हिज एप्पल कार्ट, मतलब कि जो उसका एप्पल कार्ट है उसको अपसेट मत करो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप समझ चुके होंगे, अपसेट समवन एप्पल कार्ट, जो किसी का सेब को बेचने वाली गाड़ी है उसको अपसेट कर देना, उसको डैमेज कर देना, ख़राब कर देना, तो मतलब कि आपने सारा खेल उसका बिगाड़ दिया है। नेक्स्ट इडियम है वेनिश या फिर डिसअपियर इनटू थिन एयर, मतलब कि कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाना, डिसअपियर सडनली अचानक गायब हो जाना। अब पढ़कर ही आपको पता लग रहा है, मतलब कि वेनिश गायब हो जाना, डिसअपियर हो जाना मतलब कि पतली हवा में। थिन एयर का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा हल्की अदृश्य हवा, जिसमें कोई वस्तु अचानक गायब हो जाए तो ढूंढना असंभव हो जाता है। इसकी आधुनिक जो यूसेज है विशेष रूप से जासूसी या फिर रहस्य की कहानियों में पॉपुलर हुआ था। ठीक है, तो वेनिश या फिर डिसअपियर हो जाना इनटू थिन एयर मतलब गायब हो जाना, इजी हो जाएगा ये तो। नेक्स्ट देखते हैं वेंट वंस स्प्लीन, मतलब कि टू एक्सप्रेस एंग्री फीलिंग्स, मतलब कि गुस्सा निकालना। जो स्प्लीन होता है ना, प्लीहा, उसको गुस्से या फिर नकारात्मक भावनाओं का स्रोत माना जाता था। मध्यकालीन यूरोप में डॉक्टर मानते थे कि अगर आपकी प्लीहा जो स्प्लीन होती है ठीक नहीं है तो आप चिड़चिड़े होंगे। जब आप अपनी भड़ास निकालते हैं तो वह जैसे स्प्लीन की हवा बाहर निकालने जैसा माना जाता था। ये चीज़ पहले फील की जाती थी, मानी जाती थी, तो वहीं से ये इडियम निकला है, मतलब कि वेंट वंस स्प्लीन। अब वेंट क्या होता है? वेंट तो आपने पता होगा, जैसे एसी वेंट होता है ना, निकलना होता है वैसे तो। वेंट किसी चीज़ का निकालना। अब एसी वेंट आपको पता होगा जैसे छिद्र होता है, बाहर निकालना, है ना। तो अपना जो गुस्सा है, मतलब अपना जो स्प्लीन है, प्लीहा है, उसको बाहर निकालना। और प्लीहा को किस चीज़ से रेफ़र किया जाता था? मतलब कि
नकारात्मक भावनाओं से, गुस्से से, एंग्रीनेस से मतलब माना जाता था कि प्ली हाँ ये उसका जिम्मेदार है। तो आप अपनी स्प्लीन बाहर निकाल रहे हैं, है ना, एग्जिट कर रहे हैं उसको अपने शरीर से, तो आप अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, आप अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, ठीक है, जैसे ये निकाल रहा है। नेक्स्ट इडियम है हमारा विज ए विज, मतलब कि इन रिलेशन टू, फेस टू फेस हो जाता है, आमने सामने हो जाता है। अब फ्रेंच शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है चेहरे के सामने, फेस टू फेस। रात्रि समय में यह शब्द कैरेज अरेंजमेंट, कैरेज क्या होता है मतलब कि गाड़ी होता है, वाहन, है ना, आमने सामने बैठने की व्यवस्था उसमें होती थी, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता था। बाद में यह शब्द तुलना या फिर संदर्भ के रूप में व्यवहार में आने लगा। तो विज ए विज का मतलब हो जाता है मतलब कि फेस टू फेस, ये मतलब फ्रेंच से लिया गया है, तो थोड़ा सा आप इसको स्टार मार्क करके भी रख सकते हैं। इडियम तो वैसे ईजी है, विज ए विज मतलब कि फेस टू फेस, ठीक है, जैसे फेस टू फेस बैठे हैं। नेक्स्ट हमारा इडियम है वॉट विद योर फीट, मतलब कि शो देयर डिसअप्रूवल, टू शो दैट यू डू नॉट सपोर्ट समथिंग, असहमति जताना। अब देखो वोट किया जाता है हाथों से, उंगलियों से, है ना, लेकिन ये अगर आप वोट कर रहे हैं अपने फीट से, अपने पैरों से, तो कहने का मतलब है आप वोट वाली जगह से आप उल्टा होकर चले गए हैं, मतलब कि वहाँ से पीछे हट गए हैं, तो कहने का मतलब है आपने असहमति जताई है। इसका प्रयोग खासतौर पर राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों में होता था, जब लोग किसी नीति से असंतुष्ट होकर वहाँ से चले जाते थे या फिर किसी चीज़ का बहिष्कार करते थे, अर्थात वे मौखिक वोट नहीं देते बल्कि अपने कदमों से विरोध जताते थे, मतलब कि पीछे हट जाते थे या उससे दूर चले जाते थे, तो कहा जाता था कि उसने अपने पैरों से उस चीज़ का वोट दे दिया है, मतलब कि वो उससे दूर जा रहे हैं, असहमति को व्यक्त कर रहे हैं। नेक्स्ट इडियम है वॉक द टॉक, मतलब कि टू डू व्हाट वन सेज, मतलब कि कथन को निभाना। एक स्लोगन था ये, उसमें ही लोकप्रिय हुआ, डोंट जस्ट टॉक द टॉक वॉक द टॉक, ये एक स्लोगन था, बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। इसका मतलब था कि केवल बातें न करें, डोंट जस्ट टॉक द टॉक, मतलब कि बातें न करें, अपने शब्दों को अपने कामों से सिद्ध करें, है ना, जो आप कह रहे हैं वो करके दिखाएं, है ना, वॉक द टॉक। व्यापार, राजनीति और नेतृत्व की दुनिया में यह बहुत ज़्यादा उपयोगी वाक्य बन गया। तो वॉक द टॉक का मतलब हो गया मतलब कि कथन को निभाना, जो आपने कहा है उसको करके दिखाना। जैसे ये है कह रहा है द फ्यूचर इज़ ब्राइट, लेकिन ये उसको करके दिखा रहा है, डेवलपमेंट ये कर रहा है अपने बेसिस पे, अपने लेवल पे, ठीक है। तो ये अपने कथन को, जो उसने अपने शब्द कहे हैं उस पर खरा उतर रहा है, तो मतलब अपनी जो कहा है, आपने वादे किए हैं उनको निभाना। नेक्स्ट इडियम है हमारा वॉक द टाइट रोप, मतलब कि बी वेरी कॉशस, टू बी इन ए प्रिकेरियस सिचुएशन रिक्वायरिंग कॉशन एंड स्किल। अब देखो नाजुक परिस्थिति से गुजरना, वॉक द टाइट रोप। अपने मेलों में एक छोटी सी लड़की या बच्चे को, हमारे यहाँ वैसे देश का दुर्भाग्य ही है कि बच्चों को ऐसे ऐसे काम करने पड़ रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें आपने देखी होंगी, पैसा कमाने के लिए मतलब बच्चे हो गए उसमें, बेसिकली मैंने तो बच्चे ही देखे हैं, उसमें कोई लड़का या लड़की एक टाइट रोप जो होती है, मतलब एक रस्सी होती है, उस पर चलते हैं, उस पर मतलब कलाबाजी भी दिखाते हैं अलग अलग तरह की, मतलब कुछ घुमाते हैं, मतलब सिर पर भी अपने घड़े वगैरह रख लेते हैं, तो मतलब नाजुक परिस्थिति में होते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा कठिन परिस्थिति में होते हैं, है ना, उसी से ही वे पैसा कमाते हैं। इस मुहावरे की उत्पत्ति सीधे सर्कस या फिर स्ट्रीट परफॉर्मेंस से जुड़ी है, जहां कलाकार एक ऊंचाई पर बंधी पतली रस्सी टाइट रोप पर चलते हैं, अगर संतुलन बिगड़ा तो उनके गिरने का खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता था। तो वॉक द टाइट रोप का मतलब हो जाता है बहुत ही ज़्यादा नाजुक परिस्थिति से गुजरना। नेक्स्ट इडियम देखते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा वॉकिंग ऑन एयर, मतलब कि टू फील एक्सट्रीमली एक्साइटेड और हैप्पी, हवा में उड़ना या फिर बहुत ज़्यादा खुश होना। इसका इस्तेमाल यह दिखाने के लिए हुआ कि व्यक्ति खुशी से इतना भर गया है कि मानो ज़मीन पर नहीं हवा में चल रहा है, जैसे कहते हैं ना ये तो हवा में चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा खुश है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, तो उससे इसको रिलेट कर सकते हैं। जैसे ये देख सकते हैं ये हवाओं में चल रही है, तो ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा खुश है, इडियम ईजी भी है। नेक्स्ट इडियम है वॉकिंग ऑन थिन आइस, मतलब कि डूइंग समथिंग रिस्की, खतरे का काम करना। अब जो शीतकालीन देश होते हैं उनके अनुभव से आया, वहाँ पर जो झील होती थी वो मतलब बर्फ़ से जम जाती थी, ये एक बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ होती थी, लेकिन अगर बर्फ़ पतली हो तो उसके टूटने और व्यक्ति के गिरने का खतरा हो जाता था। इस अनुभव से जो थिन आइस है वो खतरे का प्रतीक बन गया, और वॉकिंग ऑन थिन आइस का रूप मेटाफोरिकली उस स्थिति के लिए होने लगा जहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा संकट हो। जैसे देख सकते हैं ये थिन आइस है और यहाँ पर ये चल रहा है और इसके पैर रखते ही ये चीज़ें ब्रेक हो गई, टूट गई, तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरे का काम है। तो ये भी अगर टूट गया पूरा का पूरा ये नीचे चला जाएगा, तो ये मतलब कि रिस्की सिचुएशन में है, खतरे का ये काम कर रहा है। नेक्स्ट इडियम है वांट टू कर्ल अप एंड डाई, मतलब कि फील टेरिबली अशेम्ड एंड सॉरी, शर्म से डूब मरना, ठीक है। अब जो कर्ल अप होता है उसका मतलब होता है शरीर को सिकोड़ कर
फेटल पोजीशन में आ जाना, जैसे बच्चा होता है ना भ्रूण में, गर्भ में होता है, तो ऐसे ही कर्ल अप का मतलब हो जाता है सिकोड़ कर। जैसे सर्दियों में भी कभी कभी हम मतलब सिकोड़ कर लेट जाते हैं, जैसे बच्चे गर्भ में होते हैं, या फिर जैसे डर या शर्म के कारण कोई व्यक्ति खुद को ढकने की कोशिश करता है। यह मुहावरा पॉप कल्चर, मूवीज़ और नॉवल में बहुत ज़्यादा दिखाई दिया, जहाँ कैरेक्टर शर्म या गिल्ट से गुजरते हैं। ये चीज़ आपने करी भी होगी, कर्ल अप तो ज़रूर किया होगा अगर आप समझ पा रहे हैं तो। मतलब शरीर को सिकोड़ कर लेट जाना, बैठ जाना, तो मतलब आप शर्म से डूब चुके हैं। फील टेरिबली अशेम्ड और सॉरी, मतलब आप सॉरी फील कर रहे हैं, ठीक है। तो वांट टू कर्ल अप एंड डाई, मतलब कि सिकोड़ कर, जैसे ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये इसको किस चीज़ का पछतावा हो रहा है, शर्म आ रही है इसको, कोई चीज़ बताने में, इसने कोई काम ऐसा किया है, ये शर्म के मारे मरा जा रहा है। तो इसको क्या कहा जाएगा, मतलब ये क्या कहेगा, वांट टू कर्ल अप एंड डाई, है ना। मतलब मैं सिकोड़ कर बैठना चाह रहा हूँ, और मतलब मरना चाह रहा हूँ, शर्म से डूब मरना चाह रहा हूँ। हिंदी में कहते हैं शर्म से डूब मरना, तो वही चीज़ है वांट टू कर्ल अप एंड डाई, मतलब कि आपको शर्म से डूब मरने वाली फीलिंग आ रही है ना। कहते भी हैं और ख़ुद के लिए भी ये चीज़ें फील करते हैं। आप फील कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे ये चीज़, ठीक है। नेक्स्ट इडियम है हमारा वॉश वंस हैंड ऑफ समथिंग, मतलब कि रिफ्यूज़ टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग। हिंदी में आपने सुना होगा पल्ला झाड़ देना, है ना। आप किसी चीज़ को मतलब अवॉइड करके निकलना चाह रहे हैं, वहाँ से अपना नाम को हटाना चाह रहे हैं, जिम्मेदारी उसकी छोड़कर जाना चाह रहे हैं। बाइबल से निकला है, जब यीशु मसीह को क्रूज पर चढ़ाने का फैसला लिया गया, तब जो रोमन गवर्नर था पोंटियस, उसने यह कहते हुए अपना हाथ पानी से धोए कि मैं इस निर्दोष व्यक्ति के खून का जिम्मेदार नहीं हूँ, है ना, और पानी से अपने हाथ धो लिए। उन्होंने पानी से हाथ धोकर यह दिखाया कि वे इस कार्य को खुद से अलग करना चाह रहे हैं। तभी से वॉश वन हैंड ऑफ का मतलब बन गया, मुहावरा बन गया। उस स्थिति के लिए प्रयोग होने लगा जहाँ कोई व्यक्ति जिम्मेदारी या फिर सम्मत से खुद को अलग कर लेता है। तो आप समझ चुके होंगे, मतलब हो जाता है पल्ला झाड़ लेना या फिर जिम्मेदारी छोड़कर निकल जाना। नेक्स्ट इडियम है हमारा वाचिंग ग्रास ग्रो, मतलब कि वेरी बोरिंग, बहुत ज़्यादा उबाऊ। अब जो घास का उगना होता है बहुत धीरे धीरे बढ़ती है, उसकी बढ़त को देखना लगभग नामुमकिन होता है, लेकिन अगर आप देख रहे हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा उबाऊ काम, बोरिंग काम कर रहे हैं। इसलिए मुहावरा बन गया उन कामों के लिए जो बहुत ज़्यादा उबाऊ होते हैं, बेमतलब प्रतीत होते हैं, ठीक है। इसको देख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा बोरिंग है, और सभी का फेस देखकर भी आप फील कर पा रहे होंगे बोरिंग को, और ये घास को बड़ी होते हुए देख रहा है, तो मतलब कि बहुत ज़्यादा ये बोरिंग है। नेक्स्ट इडियम है वाटर अंडर द ब्रिज, मतलब कि समथिंग दैट कॉन्ट बी चेंज एनी मोर, मतलब कि किस चीज़ को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। समथिंग हैपन इन द पास्ट एंड इज़ नो लॉन्गर इम्पोर्टेंट और वर्थ आर्ग्यूइंग अबाउट, पुरानी बात का अब महत्वपूर्ण नहीं होना। समथिंग हैपन इन द पास्ट, कोई पास्ट में कोई चीज़ हैपन हुई है, एंड इज़ नो लॉन्गर इम्पोर्टेंट, अब कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्थ आर्ग्यूइंग अबाउट, मतलब कि उस पर बहस करना, आर्ग्यू करना वर्थ नहीं है ना। तो पुरानी बात का अब महत्वपूर्ण नहीं होना, यह जो मुहावरा है पुरानी अंग्रेजी कहावतों में पाया जाता था। एक नदी के पुल के नीचे से बहता पानी कभी भी वापस लौट कर नहीं आता, ये आपको अच्छे से पता होगा। उसी तरह से चीज़ें जो बीत गई हैं वे भी लौट कर नहीं आती, ये भी आपको पता होगा। यह विचार इस पर आधारित है कि समय और घटनाएं आगे बढ़ जाती है और पुरानी बातें अब महत्वहीन हो जाती हैं, क्योंकि जो समय होता है ना बढ़ता रहता है आगे को, तो जो हमारी पुरानी चीज़ें हैं वो पिछली पुरानी होती जाती हैं, है ना। तो धीरे धीरे समय के साथ वो चीज़ महत्वहीन होती जाती है। इसका उपयोग तब होता है जब कोई व्यक्ति कहता है कि अब उस पुरानी गलती की चिंता मत करो, वो तो अब समय की बात है, वो तो अब पुराने समय की बात है, ऐसे भी आप रिलेट कर सकते हैं। मतलब जो चीज़ें हो गई उसको जाने दो, नए पर फोकस करो। वाटर अंडर द ब्रिज जो है, जो पानी है अंडर द ब्रिज, वो मतलब उसके नीचे निकल गया है और अब उसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, महत्वपूर्ण अब वो नहीं रही, ठीक है। देख सकते हैं आप, ये ऐसे ही मतलब इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे वाटर अंडर द ब्रिज है, ऐसे ही ये एक दूसरे को मना रहे हैं कि अब पुरानी बातें भूल जाओ, उसको नए पर फोकस करो। नेक्स्ट इडियम है विल एंड वो, अब इसका मतलब हो जाता है गुड टाइम एंड बैड टाइम्स, जॉयज एंड सॉरोज, या फिर इन प्रॉस्पेरिटी और एडवर्सिटी, अच्छा या बुरा समय, प्लस और माइनस, पॉजिटिव निगेटिव दोनों चीज़ हैं। अब विल मतलब कि मतलब हो जाता है सुख समृद्धि, विल का मतलब, वो का मतलब हो जाता है दुख संपत्ति, है ना। इस वाक्यांश, यह जो वाक्यांश है दर्शाता है कि कोई व्यक्ति किसी के साथ जीवन के हर उतार चढ़ाव में साथ दे रहा है। विवाह के दौरान ली जाने वाली शपथ में भी यह वाक्य आता है, मतलब यहाँ नहीं आता, वो फॉरेन में आता है, अंग्रेज़ों का ही है ये। इन विल एंड वो आई विल स्टैंड बाय यू, मतलब कि सुख दुख में मैं तुम्हारे साथ रहूँगा।
ये विल है, ये मतलब सुख के दिन है, अच्छे दिन है, सब मज़ा आ रहा है। वो मतलब दुख के दिन है ना, ये अकेला है। तो अच्छे और बुरे दोनों समय में। नेक्स्ट इडियम है हमारा वियर एंड टियर। ये तो आपने सुना ही होगा, मतलब कि वियर एंड टियर होता है जब आप किसी चीज़ को यूज़ करते हैं और उसमें मतलब टूट फूट हो जाना, किसी चीज़ की डैमेज हो जाना, उसको कहते हैं वियर एंड टियर। डैमेज हो जाना, घिस घिस कर कोई चीज़ टूट जाना। यह वाक्यांश पाया गया था खासकर किराए पर दी गई संपत्ति और मशीनरी के संदर्भ में। जब कोई चीज़ रोज़ाना इस्तेमाल होती है तो वह धीरे धीरे घिसती जाती है, टूटती है, इसे ही वियर एंड टियर कहा जाता है। यह वाक्य मुख्यतः कानूनी और व्यापारिक दस्तावेजों में इस्तेमाल हुआ था, जिसे यह तय किया जाए कि उपयोग की सामान्य वजह से नुकसान हुआ है या फिर लापरवाही से। ठीक है, तो वियर एंड टियर ईजी मानता हूँ, सुना होगा आपने। जैसे देख सकते हैं सोफ़ा ये यूज़ कर करके या फिर ये कप यूज़ कर करके ये दोनों चीज़ें पुरानी हो गई हैं, मतलब डैमेज हो गई हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा वियर समवन आउट, मतलब कि टू एग्जॉस्ट समवन, किसी को थका देना। वियर का अर्थ होता है घिस जाना, ख़त्म हो जाना। जैसे कपड़े लगातार इस्तेमाल से घिस जाते हैं, उसी तरह जब कोई व्यक्ति थकावट से मानसिक या शारीरिक रूप से टूट जाता है तो उसको कहा जाता है वह वॉर्न आउट हो गया है, वियर आउट हो गया है। तो किसी को थका देना, इसका मीनिंग हो जाता है वियर समवन आउट, वियर आउट। ठीक है, समझ सकते हैं आप। वियर का मतलब हो जाता है मतलब घिस जाना, ख़त्म हो जाना। तो ऐसे ही जब शरीर घिस जाता है, थक जाता है, तो हम कहते हैं वियर आउट हो चुके हैं हम, मतलब कि हम थक चुके हैं। शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है, दोनों तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा वियर द ग्रीन विलो, मतलब हो जाता है सफ़र अनइक्वाइटेड लव, मतलब कि खोया हुआ प्रेम जिसे प्यार न मिले। अब देखो विलो ट्री होता है, विलो वृक्ष होता है, पुराने समय से ही दुख, शोक और प्रेम योग का प्रतीक रहा है। इसका कारण इसकी झुकी हुई उदासी शाखाएं और इसकी उपस्थिति है, जो अक्सर कब्रिस्तानों और शोक स्थलों के पास पाई जाती थी। बेसिकली आपने क्या समझा, मतलब ये जो ट्री है ये कहीं ना कहीं दुख, शोक और प्रेम वियोग का प्रतीक रहा है। और रीज़न क्या था, इसकी झुकी हुई शाखाएं, है ना, उदास सी शाखाएं। और एक और रीज़न था कि अक्सर कब्रिस्तान और शोक स्थलों के पास पाया जाता था। इंग्लैंड में जब किसी महिला या फिर पुरुष का प्रेम असफल हो जाता था, जैसे प्रेमी युद्ध में मर गया हो, किसी और से शादी कर ली हो, तो वे प्रतीकात्मक रूप से विलो की हरी टहनी, जो ग्रीन विलो ब्रांच है, अपने कपड़ों पर पहनते थे या फिर सिर पर लगाते थे। इससे समाज को यह संकेत जाता था कि वह व्यक्ति प्रेम में वियोग या फिर हृदय भंग से गुजर रहा है ना, उसका दिल टूट चुका है। देख सकते हैं उसने ग्रीन विलो की जो एक टहनी है ना, वो अपने सिर पर पहन रखी है। तो ये मतलब बताना चाह रही है, दर्शाना चाह रही है कि इसका दिल टूटा हुआ है। नेक्स्ट इडियम है हमारा वियर्स हिज हार्ट ऑन हिज स्लीव। अब देखो पढ़कर ही पता लग रहा है अपना जो हृदय है उसको पहनना, उसको रखना अपनी स्लीव पर, मतलब कि आपके अंदर की जो बातें हैं वो आपने मतलब सामने लाना चाह रहे हैं। कहते हैं ना दिल खोल कर रख देना, अपनी भावनाओं को खुलकर बता देना। तो आपने अपना जो हृदय में आपने जो बातें भर रखी थी वो अपनी स्लीव पर वो लिख ली हैं, बता दी हैं, रख दी हैं, कुछ भी आप इससे रिलेट कर सकते हैं। एक्सप्रेसेस हिज फीलिंग्स ओपनली, या फिर टू शो योर ट्रू इमोशन। तो समझ चुके होंगे आप, पुराने समय में मध्यकालीन योद्धा टूर्नामेंट में अपनी प्रेमिका का नाम या फिर निशान अपनी बाह पर पहनते थे। इसे स्लीव पर पहनना कहा जाता था। इसका अर्थ था कि वे अपने प्रेम को सबके सामने जाहिर कर रहे हैं। तो वे अपने हृदय की बात को, जो उनके हृदय में है, उनका बाबूश होना, उसको वे अपनी स्लीव पर, अपनी बाह पर लिख रहे हैं और सबको बताना चाह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इडियम है हमारा वेदर द स्टॉर्म, मतलब कि सर्वाइव ए पीरियड ऑफ डिफ़िकल्टी, तूफान का सामना करना, कठिन दौर से निपटना। नौसेना से आया है, समुद्री शब्दों से लिया गया है। जब जहाज तूफान में फंसते थे तब उन्हें सीधे उनका सामना करना पड़ता था, है ना। अब जहाज समुद्र में है और मौसम ख़राब हो रहा है ना, तूफ़ान आ रहा है, तो वे अब क्या करेंगे, सामना करना पड़ेगा, और तो कोई ऑप्शन है नहीं। और वे यदि बच निकलते थे तो कहा जाता था उन्हें तूफ़ान या फिर वेदर कर लिया है, वेदर को उन्होंने ग्रैब कर लिया है या फिर वेदर से निकल गए हैं। सेंस तो यही होती थी कि वे वेदर से निकल चुके हैं, तो उन्हें कहा जाता था कि उन्होंने वेदर कर लिया है। धीरे धीरे इसका अर्थ किसी भी मुश्किल स्थिति से बचकर निकलना हो गया, जैसे आर्थिक संकट, पारिवारिक समस्या आदि, है ना। वेदर द स्टॉर्म मतलब कि वे उस चीज़ से बच निकले हैं, वेदर कर लिया है उन्होंने, वो जो स्टॉर्म था उसको वेदर कर लिया है, ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कुछ भी। मतलब उन्होंने जो स्टॉर्म था उसको, उसका जो ख़राब वेदर की वजह से स्टॉर्म था उसको मतलब ओवरकम कर लिया है, कठिन दौर से वे निपट चुके हैं। ठीक है, रिलेट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा आइडियम है वी आवर्स ऑफ द डे,
मतलब कि डाउन मतलब कि जो भोर का समय होता है। वी का अर्थ होता है छोटा, है ना। वी आवर्स का शाब्दिक अर्थ होता है छोटे घंटे, यानी कि दिन के ऐसे घंटे जो बहुत जल्दी आते हैं। यह विशेष रूप से उन समय के लिए उपयोग होता है जब सब सोते हैं और वातावरण शांत रहता है, तो इसको कहा जाता है भोर का समय, है ना। जो सुबह सुबह होता है, आपको पता होगा ये जो लालिमा होती है कुछ ही समय के लिए होती है, तो वो जो भोर का समय होता है उसी को वी आवर ऑफ द डे कहा जाता है, मतलब कि डॉन, है ना। तो आप रिलेट कर सकते हैं, मतलब कि छोटे घंटे वी आवर बहुत कुछ ही समय के लिए होते हैं, तो वो भोर का समय होता है। नेक्स्ट इडियम है हमारा वेंट ए लॉन्ग वे, मतलब कि हेल्प्ड कंसीडरेबली, मतलब कि काफ़ी हद तक मदद करना, ठीक है, किस चीज़ की मदद करना। अब यह इडियम मूलतः अंग्रेजी के गो ए लॉन्ग वे से आया है, जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा प्रभाव डालना, लंबे समय तक टिकाऊ साबित होना। यह वाक्यांश तब आम हुआ जब लंबा रास्ता तय करना शाब्दिक अर्थ में यात्रा के लिए प्रयोग होता था, लेकिन फिर इसका रूपांतरण यह हुआ कि कोई प्रयास, मदद या फिर योगदान बहुत दूर तक असर डालता है या फिर बहुत दूर तक लाभ पहुंचाता है। वेंट लॉन्ग वे ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं कि मान लो कोई हेल्प है आपकी, किसी ने हेल्प करी तो वो बहुत लंबा चलेगी, आपकी सहायता जो है वो बहुत लंबा चलेगी, ठीक है। वेंट ए लॉन्ग वे, आप बहुत लंबे समय तक आपको कोई चीज़ हेल्प कर रही है, तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं कि कोई चीज़ आपको हेल्प कर रही है और वो लंबा चलेगी, ठीक है। इसको देख सकते हैं, ये इसकी हेल्प कर रहा है और लंबा रास्ता है और ये उसकी बीच रास्ते में हेल्प कर रहा है, ठीक है। ये थका हुआ है, इसको पानी दे रहा है, तो आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा वेंट पियर शेप्ड, मतलब कि वेंट टेरिबली रॉन्ग, मतलब कि बहुत ज़्यादा गलत हो जाना। अब पियर क्या होता है? नाशपाती। अब जो नाशपाती का जो शेप होती है वो कहीं ना कहीं गोल तो नहीं होती, ठीक है। रॉयल एयरफोर्स से निकला है, स्लैंग से आया है, मतलब कि पियर शेप्ड कहना तब प्रचलन में आया जब कोई चीज़ गोल या फिर सही आकार की होनी चाहिए और वह बिगड़कर नाशपाती के आकार जैसी हो जाए, यानी कि टेढ़ी मेढ़ी हो जाए, ठीक है। देखी होगी नाशपाती आपने, गोल नहीं होती, तो टेढ़ा मेढ़ा ही उसका जो स्ट्रक्चर होता है, शेप होती है। तो कोई चीज़ गोल आप रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं और वो गोल ना हो, तब उसमें पियर को आप इंट्रोड्यूस करेंगे। नाशपाती को कहेंगे कि ये तो नाशपाती जैसी हो गई, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी हो गई। फ्लाइंग इंस्ट्रूमेंट्स जो होते थे या ऑपरेशंस होते थे, उसमें जब कोई चीज़ गड़बड़ हो जाती थी तो उसको कहा जाता था इट वेंट पियर शेप्ड, मतलब कि नाशपाती की शेप जैसी हो गई है, मतलब कि एग्जैक्ट शेप में नहीं है, कोई चीज़ गलत हो गई है, ठीक है, ऐसे कहा जाता था, तब ये इडियम बना। इसको देख सकते हैं, जैसे ये पायलट है, कोई चीज़ इसको गड़बड़ लगी तो इसने कहा इट वेंट पियर शेप्ड, मतलब कि नाशपाती की शेप जैसी हो गई, कुछ गड़बड़ हो गई है, कोई चीज़ गलत हो चुकी है। नेक्स्ट इडियम है हमारा वेंट टू द विंड्स, मतलब कि डिसिपेटेड, हवा में मिल जाना या फिर फैल जाना कोई चीज़। यह प्रकृति से प्रेरित है, जब कोई चीज़ हवा में उड़ जाती है और वह वापस नहीं आती, यानी उसकी कोई गारंटी नहीं रहती। इसलिए जब भावनाएं, वादे या फिर योजनाएं टू द विंड्स हो जाती है तो उनका कोई भी ठिकाना नहीं रहता, तो कहा जाता है कि वो तो हवा में मिल गई है, ठीक है, अब वो चीज़ वापस नहीं आएगी, मतलब कि वो ख़त्म हो जाएगी, है ना। तो हवा में मिल जाना, क्षय हो जाना किसी चीज़ का, ख़त्म हो जाना, इसका मीनिंग हो जाएगा। जैसे देख सकते हैं ये हवा में मिल गए हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा वेट हिज विजल, जो विजल है उसको गीला करना। हैव ए ड्रिंक, इसका मतलब हो जाता है शराब पीना। अब देखो इसके पीछे इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एक सिचुएशन है। पुराने समय में जो पब होते थे, उनके मग्स, जो बियर मग्स होते थे, उसमें छोटी सी छेदनुमा सीटी लगी होती थी, जिसे पीने वाला सीटी बजाकर बारटेंडर को बुलाता था। तभी से वेटिंग द विजल का मतलब हो गया धीरे धीरे मुंह को गीला करना, यानी कि पीना, है ना, शराब पीना। अब देख सकते हैं ये बियर है, बियर मग है, इसमें छोटी सी ये विजिल लगी है और मतलब ये पी रहा है और इसने अपना ये जो मग है ख़त्म कर दिया, इसको और चाहिए, ये क्या करेगा, इसको मतलब सीटी को बजाएगा, है ना, मतलब कि वेट करेगा, इसको गीला करेगा, है ना। तो ये बजेगी तो गीली होगी, तो इसका मतलब हैव ए ड्रिंक, शराब पीने की आपकी मतलब रिक्वायरमेंट हुई है, आपने मतलब बारटेंडर को बुलाया है, मतलब कि आप शराब पिएंगे, है ना, शराब पीना इसका मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा इडियम है व्हील्स विद इन व्हील्स, मतलब कि कॉम्प्लिकेशन, जटिल समस्या जिसमें कई अलग अलग चीज़ें शामिल हैं। बाइबल से ये निकला है, जहाँ पर भविष्यवक्ता हो जाता है, जो कि जिसका नाम था एजेकियल। उसको दिव्य दृष्टि में एक पहिए के अंदर दूसरा पहिया दिखाई दिया, मतलब कि व्हील विद इन ए व्हील उसको दिखाई दिया। यह जटिलता और रहस्य का प्रतीक था, बाद में व्यापक हुआ यह बताने के लिए कि किसी सिस्टम या घटना के पीछे कई गुप्त या फिर जटिल परतें और योजनाएं शामिल होती हैं। तो व्हील विद इन व्हील आप इससे रिलेट कर सकते हैं। अब देखो
एक व्हील के अंदर कितने सारे व्हील हैं, इस व्हील के अंदर ये व्हील है, फिर इसके अंदर व्हील है ना। तो व्हील के अंदर व्हील मतलब कि समस्या के अंदर समस्या। कितनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन ये दिख रही है। व्हील विद इन व्हील मतलब किसी पहिए के अंदर पहिया। तो ये एक सिचुएशन थोड़ी सी हेक्टिक होगी, जटिल समस्या होगी, कॉम्प्लिकेटेड होगी, ठीक है। नेक्स्ट इडियम है हमारा व्हेन इट रेन्स इट पोर्स, मतलब कि प्रॉब्लम सीम्स टू हैपन टुगेदर, मतलब कि एक के बाद एक आना, एक साथ आना। कंगाली में आटा गीला होना, तकलीफ़ जब आती है तो हर तरफ से आती है, ये भी कहते हैं हम। अब देखो इसका जो इसका कंटेक्स्ट था वो निकला कहाँ से, हिस्ट्री, ओरिजिन। जब कोई चीज़, वैसे तो मॉडर्न साल्ट कंपनी से इसका रिलेशन है, लेकिन देखते हैं जब कोई बुरी चीज़, जब कोई बुरी या अच्छी घटना होती है तो वह अकेले नहीं आती, एक के बाद एक समस्याएं, एक के बाद एक घटनाएं आती जाती हैं। इसकी शुरुआत हुआ जो इस लाइन, ये टैगलाइन थी मॉडर्न साल्ट कंपनी की, एक मशहूर विज्ञापन लाइन से हुई, व्हेन इट रेन्स इट पोर्स। इसका तात्पर्य यह था कि उनका नमक बारिश में भी गीला नहीं होता था। ये केवल एक टैगलाइन थी, ठीक है। मीनिंग क्या होता है, व्हेन इट रेन, जब बारिश होती है तो वो बरसती, मूसलाधार बरसती है, ठीक है। और इस टैगलाइन से दर्शाया गया क्या, कि उनका नमक जो है वो बारिश में भी, मूसलाधार वर्षा में भी, पोर्स में भी गीला नहीं होता। लेकिन इसका यहाँ पर कोई ख़ास इसका सेंस नहीं बनती। आप बस दिमाग में रख सकते हैं कि ऐसे ऐसे मतलब इस कंपनी का वो था और उनकी ये टैगलाइन है। मतलब कि एक के बाद एक चीज़ें ख़राब होना, जैसे बारिश तेज़ हो जाती है तो रुकती नहीं है और वो मूसलाधार बन जाती है। धीरे धीरे ये वाक्य जीवन की स्थितियों के लिए भी रूपक बन गया। जब समस्याएं या घटनाएं आती हैं तो लगातार आती हैं, व्हेन इट रेन्स इट पोर्स, ठीक है, वो मूसलाधार हो जाती है, ठीक है। तो इसका मीनिंग हो जाता है कंगाली में आटा गीला होना, या फिर जब तकलीफ़ आ रही है तो एक के बाद एक मतलब चारों तरफ से तकलीफ़ें आपको परेशान करेंगी। नेक्स्ट इडियम है व्हेन पिग्स फ्लाई, समथिंग दैट इज़ इम्पॉसिबल, ऐसा कभी भी नहीं होगा, असंभव है। व्हेन पिग्स फ्लाई, अब देखो सुअर उड़ते नहीं हैं, लेकिन कहा गया है व्हेन पिग्स फ्लाई, जब उड़ेंगे तो एक असंभव चीज़ है, क्योंकि जो सुअर है वो कभी भी नहीं उड़ेंगे, ठीक है। सुअर उड़ेंगे तब यह होगा, यानी कभी नहीं होगा, है ना। एक ह्यूमरस मेटाफर है जो असंभवता को मजाकिया तरीके से दर्शाता है। इडियम इजी है। नेक्स्ट इडियम देखते हैं व्हेन द बैलून गोज अप, मतलब कि द सिचुएशन टर्न्स अनप्लीजेंट और सीरियस, मतलब कि जब स्थिति गंभीर हो जाए। अब देखो सैन्य इतिहास से इसका रिलेशन है, विशेष रूप से प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध से। जब किसी क्षेत्र में हमला होना होता था तो वहाँ ऑब्जर्वेशन बैलून्स उड़ाए जाते थे ताकि दुश्मन की स्थिति देखी जा सके कि वो कितना दूर है या कितने पास आ चुके हैं। इसलिए जब कोई सैनिक कहता था द बैलून हैज़ गोज अप, तो इसका मतलब होता था कि युद्ध शुरू होने वाला है। आज ये मुहावरा किसी बड़ी या फिर गंभीर स्थिति की शुरुआत के लिए इस्तेमाल होता है। देख सकते हैं हमले की ये जानकारी लेना चाह रहे हैं तो इन्होंने बैलून उड़ाया, इसमें किसी को बिठा दिया, है ना। तो ये इसका जायज़ा लेकर वापस इसको बुला लेंगे, है ना। जब स्थिति गंभीर हो जाए, मतलब कि युद्ध एकदम होने वाला होता था, तभी ये बैलून उड़ाए जाते थे। तो द सिचुएशन टर्न्स अनप्लीजेंट और सीरियस, मतलब कि सीरियस सिचुएशन है, युद्ध होने वाला है, तभी इस चीज़ को यूज़ किया जाता था। मतलब हो जाएगा जब स्थिति गंभीर हो जाए। नेक्स्ट इडियम है हमारा व्हेन द क्रंच कम्स। अब मीनिंग हो जाता है इसका ए क्रिटिकल मोमेंट नियर द एंड ऑफ ए गेम, व्हेन डिसिसिव एक्शन इज़ नीडेड, निर्णायक या फिर महत्वपूर्ण क्षण होना। अब देखो जो क्रंच है, इस शब्द का प्रयोग यहाँ पर उस समय के लिए किया जाता है जब दबाव इतना ज़्यादा हो जाए कि कोई चीज़ टूटने या फिर बिखरने लगे। मूल रूप से इसका प्रयोग फाइनेंशियल क्रंच यानी कि आर्थिक संकट के संदर्भ में होता था। धीरे धीरे इसका मतलब किसी भी तरह की क्रिटिकल सिचुएशन में हो गया जहाँ फैसला या फिर एक्शन लेना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। व्हेन द क्रंच कम्स, जैसे देख सकते हैं ये मतलब 2-2 हो रहे हैं और मतलब सेकंड भी 5 बचे हैं, तो ये मतलब अब इसका महत्वपूर्ण और निर्णायक क्षण होगा, है ना। क्रंच का मतलब मैंने आपको बताया जब कोई चीज़ टूटने बिखरने वाली हो, और फाइनल क्रंच में, फाइनेंशियल क्रंच में भी इसका यूज़ किया जाता था, आर्थिक संकट में भी, है ना। जब आपका कोई एक स्टेप बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाए या फिर निर्णायक साबित हो जाए, आपका एक स्टेप मतलब बिल्कुल एकदम रिजल्ट पलटने की क्षमता रखता हो, तो वो चीज़ इसका मीनिंग हो जाएगी। कोई निर्णायक क्षण हो जाएगा, महत्वपूर्ण क्षण इसका मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट इडियम है हमारा वेयर द शू पिंचेस, मतलब कि वेयर द डिफ़िकल्टी लाइज, मतलब कि किसी समस्या का कारण होना। जर्मन कहावत से आया है जहाँ इसका मतलब होता था उसे पता है कि जूता कहाँ दब रहा है, अर्थात व्यक्ति को अपनी समस्या खुद सबसे बेहतर पता होती है। यह कहावत यह दर्शाने लगी कि किसी की वास्तविक कठिनाई क्या है, भले ही वह दूसरों को ना दिखाई दे। वेयर द शू पिंचेस, अब देखो जैसे इस बंदे ने शू पहन रखा है तो ये कहाँ से पिंच कर रहा है ना, कहाँ से चुभ रहा है, तो ये इसी आदमी को पता होगा,
ठीक है, किसी और को तो नहीं पता होगा। तो किसी समस्या का कारण, वेयर द डिफ़िकल्टी लाइज, मतलब कि इसको पता है कि कठिनता, जो मुझे दिक्कत समस्या हो रही है वो कहाँ पर है। ठीक है, तो वो इसी को ही पता होगी, किसी पड़ोसी को नहीं पता होगी, तो उससे ही इसका मीनिंग निकला। वही सेंस है इसमें, किसी की मतलब जो डिफ़िकल्टी है वो आपको पता होना कि वो कहाँ लाई कर रही है। नेक्स्ट इडियम है वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ वे। बहुत ही ज़्यादा कॉमन इडियम है ना, ये सभी को पता होगा। इफ़ यू हैव ए स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन टू डू समथिंग, आपके अंदर अगर दृढ़ इच्छा है, देन यू कैन फाइंड ए मेथड टू डू इट, आप किसी चीज़ को करने का मेथड ढूंढ लेंगे, है ना, ढूंढ सकते हैं। जहाँ चाह है वहीं रहा है, दृढ़ संकल्प से कोई भी कार्य संभव है। ये बहुत ज़्यादा इजी इडियम है, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इडियम है हमारा वेट योर एपेटाइट, मतलब कि टू वांट समथिंग मोर, भूख बढ़ाना। वेट क्या हो जाता है, तेज करना। एपेटाइट मतलब आपकी जो लालसा है। वेट शब्द का अर्थ होता है तेज करना। मध्यकालीन इंग्लैंड में व्हीट स्टोन नाम का पत्थर का प्रयोग तलवार को तेज करने के लिए होता था। धीरे धीरे वेट का इस्तेमाल मानसिक या फिर शारीरिक इच्छा को बढ़ाने के लिए होने लगा, जैसे भूख या फिर उत्सुकता, है ना। आपको वेट स्टोन याद रखना है, तलवार को तेज करने के लिए इसका यूज़ होता था, चाकुओं को तेज करने के लिए, जैसे ये देख सकते हैं वेट स्टोन है ये, इसको मतलब चाकू को तेज करने के लिए इसका यूज़ कर रहे हैं। टू वांट समथिंग मोर मतलब कि भूख बढ़ाना, किसी चीज़ को तेज़ करना, ठीक है। अब वेट मतलब कि किसी चीज़ को तेज़ करना, और योर एपेटाइट मतलब कि आप अपनी भूख को बढ़ा रहे हैं। टू वांट समथिंग मोर मतलब कि भूख बढ़ाना। नेक्स्ट इडियम है हमारा विसल इन द डार्क। अब देखो ये भी चीज़ आपने फील की होगी जब आप कभी अकेले होते हैं, या फिर जैसे बच्चे नहीं थे, है ना, जब हम बच्चे थे तो हम जैसे कहीं डर लग रहा हो तो वहाँ पर गाना गाना शुरू कर देते थे, है ना, कुछ चीज़ गानी शुरू कर देते थे, मतलब जैसे अपने माइंड को, अपने मन को ये बताया जा सके कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ और कोई भी है। तो वही सेम चीज़ है प्रिटेंड टू बी अनअफ्रेड, मतलब कि दर्शाना कि आप डर नहीं रहे हैं। ट्राई टू कीप अप हिज कॉन्फिडेंस, बेखौफ बनने का नाटक करना। पुराने समय में जब लोग अंधेरे रास्तों से गुजरते थे तो वे अपने डर को दबाने के लिए सीटी बजाते थे, जिससे उन्हें लगता था कि वे अकेले नहीं हैं। यह व्यवहार प्रतीक बन गया डर पर काबू पाने की कोशिश का। इसलिए आज जब भी कोई व्यक्ति किसी कठिन परिस्थिति में आश्वासन देने की कोशिश करता है तो उसे कहा जाता है ही इज़ विस्लिंग इन द डार्क, मतलब कि वो बेखौफ बनने का नाटक कर रहा है। वो मतलब किसी चीज़ का आश्वासन दे रहा है ना, कठिन परिस्थिति का आश्वासन दे रहा है, तो विस्लिंग इन द डार्क कर रहा है। ठीक है, देख सकते हैं आप, इडियम इजी है ये भी। नेक्स्ट इडियम देखते हैं वाइट एलिफेंट, मतलब कि कॉस्टली एंड ट्रबलसम पोजीशन, यूजलेस टू इट्स ओनर, मतलब कि महंगा और परेशानी का स्रोत होना। कॉस्टली होना, ट्रबलसम पोजीशन आपने कर लिया, कोई अधिकार, कोई प्राप्ति आपने ऐसी कर ली है जो आपको चिंता का कारण बन रही है। यूजलेस है आपके मतलब अपने ओनर के लिए यूजलेस है। महंगा और परेशानी का स्रोत होना। दक्षिण एशिया, जो थाईलैंड, बर्मा, आपको पता ही होगा, हाथी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं इन एरिया में, तो वहाँ पर सफ़ेद हाथी जो वाइट एलिफेंट को पवित्र माना जाता था, लेकिन उनकी जो देखभाल होती थी बहुत ही ज़्यादा महंगी होती थी और वह काम के नहीं होते थे। राजा अगर किसी दरबारी से नाराज़ होता था तो उसे एक सफ़ेद हाथी उपहार में दे देता था ताकि वह उसकी देखभाल में दिवालिया हो जाए, है ना। यह परंपरा एक बोझ के रूप में उपहार देने का प्रतीक बन गई और आज भी वाइट एलिफेंट ऐसे बोझिल चीज़ों के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वाइट एलिफेंट है ये, है ना, तो बहुत ज़्यादा इसका खर्चा महंगा है और परेशानी का स्रोत है क्योंकि ये किसी काम का नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट इडियम है हमारा वाइट लाई, ए हार्मलेस और ट्रिवियल लाई, मतलब कि सफ़ेद झूठ। इंग्लैंड से माना जाता है जब झूठ को वाइट और ब्लैक दो तरह के झूठ में बांटा जाता था। अब जो ब्लैक लाई का मतलब होता था जानबूझकर हानि पहुंचाने वाला झूठ, वहीं वाइट लाई को माना जाता था एक निर्दोष और हानि रहित झूठ। यह विचार था कि सभी झूठ बुरे नहीं होते, कुछ झूठ सामाजिक कारणों से बोले जाते हैं। जैसे किसी बच्चे को यह कहना कि टीका लगने में दर्द नहीं होता, तो ये तो मतलब इसमें किसी का मतलब हार्म नहीं कर रहे हैं आप। ठीक है, तो इसी से आप रिलेट करेंगे वाइट लाई मतलब कि एक सफ़ेद झूठ, हार्मलेस झूठ मतलब कि ट्रिवियल लाई। ठीक है, तो ये भी आप वाइट लाई की कैटेगरी में रख सकते हैं। समझ सकते हैं आप, वाइट लाई मतलब कि जहाँ पर किसी की हानि नहीं हुई है ना, उसके पीछे कहीं ना कहीं उसका मतलब उसका फ़ायदा ही छिपा हो, लाभ ही छिपा हो। नेक्स्ट इडियम है हमारा वॉल बैग ऑफ ट्रिक। पढ़कर ही पता लग रहा है आपके पास कोई एक ऐसा थैला है ना, बैग है जिसके अंदर बहुत सारी ट्रिक्स हैं, है ना। तो मेक यूज़ ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज़ और टेक्निक्स टू अचीव समथिंग, मतलब कि सभी तकनीकों का उपयोग करना। जादूगरी मैजिक से निकला है, थिएटर से जुड़ा है। बैग ऑफ ट्रिक शब्द का इस्तेमाल जादूगरों के लिए यूज होता था, जो अपनी टोपी या फिर बैग से कई सारे ट्रिक्स दिखाते थे
जैसे कबूतर निकालना, फूल उगाना। धीरे धीरे यह वाक्यांश उन सभी तरीकों या फिर तकनीकों के लिए इस्तेमाल होने लगा जो कोई व्यक्ति किसी काम को सफल बनाने के लिए अपनाता है। ठीक है, तो जादूगरी से इसको रिलेट करेंगे। वॉल बैग ऑफ ट्रिक का मतलब है आपके पास जितने भी उपाय हैं, सभी तकनीकों को आपने यूज़ कर लिया है, अलग अलग ट्रिक को आपने यूज़ कर लिया है जितने भी आपके पास पॉसिबल थी। नेक्स्ट इडियम है वॉल 9 यार्ड्स, मतलब हो जाता है द एंटायरिटी ऑफ समथिंग, एवरीथिंग या फिर ऑल द वे, किसी चीज़ की संपूर्णता, वॉल 9 यार्ड। अब देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मशीन गन के जो बुलेट बेल्ट की लंबाई होती थी वो होती थी 9 यार्ड। इसको कह सकते हैं ये 9 यार्ड है। जब सैनिक पूरे बेल्ट को एक बार में ही खर्च कर देते थे तो कहा जाता था ही गेव इट द वॉल 9 यार्ड, मतलब कि उसने सभी कुछ झोंक दिया है जितना भी उसके पास, मतलब उसके पास जितनी भी गोलियां थी, जितना भी एम्यूनिशन अवेलेबल था, वो उसने सारा का सारा एक बारी में ही उड़ा दिया। किसी चीज़ की संपूर्णता को दर्शा दिया, क्योंकि इसका जो लेंथ होती थी वो ही 9 यार्ड होती थी। ठीक है, तो आप रिलेट कर सकते हैं वॉल 9 यार्ड। अच्छा है, आराम से आपको एक बार में ही ये चीज़ें रिलेट हो जाएंगी। नेक्स्ट इडियम है वूप इट अप, मतलब कि एन्जॉइंग इन ए नॉइजी वे, यूजुअली इन ए ग्रुप, मतलब कि धमा चौकड़ी को मचाना, है ना। अमेरिका से निकला है, खासकर वाइल्ड वेस्ट के दौर से। मतलब कि वूप एक ध्वनि होती थी, शाउट होता था, चिल्लाना होता था, जो जश्न उत्तेजना में निकाली जाती थी, खासकर नेटिव अमेरिकन्स या फिर काउबॉय के संदर्भ में। यही इन चीज़ों को परफॉर्म करते थे, वूप करते थे, वूपिंग करते थे। धीरे धीरे यह वाक्यांश किसी भी प्रकार की मस्ती, पार्टी, शोरगुल के लिए यूज़ होने लगा। जब धमा चौकड़ी मचाते हैं, खूब हल्ला गुल्ला करते हैं, है ना, बढ़िया एकदम शोर मचाकर डांस करते हैं, तो वहाँ पर इसको यूज़ किया जाता था। तो वहीं से ही ये यूज़ होने लगा। वो बेटअप मतलब कि एंजॉय करना, बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करना। पार्टी में कर सकते हैं आप, कहीं मतलब अपने ग्रुप में कर सकते हैं। नेक्स्ट इडियम है वाइड ऑफ द मार्क, मतलब हो जाता है इरिलेवेंट, त्रुटिपूर्ण होना। अब देखो, जो आर्चरी होता है, तीरंदाजी होती है, उसी से ही ये निकला है, जहाँ पर मार्क उनका निशाना होता था। अगर तीर निशाने से बहुत दूर जाकर लगे तो उसे कहा जाता था वाइड ऑफ द मार्क, मतलब कि लक्ष्य से बहुत ही ज़्यादा दूर वो लगा है ना। बाद में यह वाक्यांश सामान्य बातचीत में भी यूज़ होने लगा, जब कोई बात या फिर अनुमान पूरी तरह से गलत हो जाए। मारना इसको यहाँ पर है, लग यहाँ पर रहा है, तो वाइड ऑफ द मार्क बिल्कुल इसने असंगत तरीके से, इरिलेवेंट, त्रुटिपूर्ण तरीके से इसने परफॉर्म किया है। नेक्स्ट इडियम है हमारा वाइल्ड एंड वूली। अब अनकूथ इन अपीयरेंस और बिहेवियर, दिखने या फिर व्यवहार में जंगली होना। अनकूथ हो जाता है भद्दा या फिर गंवार कह सकते हैं। अमेरिकन फ्रंटियर से जुड़ा है। उस समय अमेरिका के पश्चिमी हिस्से को वाइल्ड एंड वूली कहा जाता था, क्योंकि वहाँ कानून व्यवस्था बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी और लोग असभ्य होते थे, गंदे होते थे, कठोर जीवन जीते थे। वूली का जो तात्पर्य था अनकट बाल या फिर ऊन जैसे दिखने वाले। अब आप मान लो अपने सिर के बाल और शेव नहीं काटेंगे तो आप वूली दिखेंगे, बहुत बड़े बड़े बाल दिखेंगे, देख सकते हैं आप इनको। ठीक है, यह आज भी उन जगह या लोगों के लिए उपयोग होता है जो असभ्य और अनगढ़ से लगते हैं। तो दिखने या फिर व्यवहार में जंगली होना। वाइल्ड तो होता ही है जंगली, वूली भी होना, मतलब आप बहुत बड़े बड़े बाल लग रहे हैं तो जंगली दिख रहे हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा वाइल्ड गूज चेज, मतलब कि ए वर्थलेस हंट और चेज, फ्यूटाइल सर्च, अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर, निरर्थक खोज हो जाएगा। ठीक है, कोई मतलब व्यर्थ की खोज हो जाएगा। कोई वर्थलेस हंट, आप शिकार पर गए हैं तो वर्थलेस हो जाएगा। चेजिंग आपकी वर्थलेस हो जाएगी। शुरू में वाइल्ड गूज चेज एक प्रकार की घुड़दौड़ होती थी, जिसमें घोड़े एक खास तरीके से एक दूसरे के पीछे पीछे दौड़ते थे, जैसे जंगली हंस उड़ते हैं, है ना। लेकिन बाद में यह वाक्य मुहावरे में बदल गया और इसका अर्थ हो गया ऐसी खोज या फिर पीछा जो निरर्थक हो, जहाँ अंत में कुछ हासिल न हो। जैसे जो गूज होते हैं, जो बत्तख, हंस होते हैं, है ना, वो वाइल्ड गूज, तो वे मतलब जो एक दूसरे के पीछे चेज़ करते हैं, उनका मतलब वे इधर उधर ही भागते रहते हैं। ठीक है, आपने बत्तखों को भी देखा होगा, हंस को भी आपने देखा होगा, तो वे इधर उधर ही घूमते हैं। उनका कोई भी मतलब एक पर्टिकुलर जगह ना जाकर वो एक दूसरे को चेज़ करते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। तो फ्यूटाइल सर्च ही होती है उनकी, कोई भी मतलब प्रॉफिटेबल उनका वो रास्ता, वो ट्रैक नहीं होता, उनका चेज़ नहीं होता। तो वहीं से इसको रिलेट किया गया है। वैसे भी रिलेट कर सकते हैं, घुड़दौड़ से भी इसको रिलेट कर सकते हैं, जो कि यहीं से ही निकला है वैसे। ठीक है, तो यहाँ पर हंस देख सकते हैं, बत्तखें देख सकते हैं। तो जैसे उनका चेज़ किया जाता है, जैसे वे चेज़ करती हैं, ऐसे ही अगर हम चेज़ करेंगे तो वो निरर्थक चीज़ होगी, वर्थलेस हंट होगा, चेज़ होगा। नेक्स्ट इडियम है हमारा विल और द विज, मतलब हो जाता है समथिंग दैट इज़ इम्पॉसिबल टू गेट और अचीव, अनरियल इमेजिनिंग, मतलब कि असंभव कार्य होना।
ये इडियम प्राचीन लोक कथाओं से आया है। विल ऑफ द विस्प एक रहस्यमय प्रकाश होता था जो दलदली क्षेत्रों में दिखता था और यात्रियों को भ्रमित करता था। लोग मानते थे कि यह आत्माओं का काम है जो लोगों को रास्ता भटका देती है। बाद में यह फ्रेज ऐसे लक्ष्य या वादों के लिए प्रयोग होने लगा जो देखने में आकर्षक हो लेकिन वास्तव में केवल भ्रम हो। ठीक है, तो आप रिलेट कर सकते हैं जो एक जैसे लाइट है ना, ये लाइट ये सारी की सारी ये यात्रियों को भ्रमित करती थी और लोग बाग ऐसा मानते थे कि जो मतलब ये लाइट है जो ये मतलब रास्ता भटका देती है ये कोई मतलब मिस्टीरियस लाइट है ना, ऐसा मानते थे। लोग मानते थे ये आत्माओं का काम है। ठीक है, लेकिन ये ऐसा नहीं होता था, ये केवल एक भ्रम ही होता था उनका। तो वहीं से ये निकला है जो चीज़ कोई चीज़ देखने में तो आकर्षक हो लेकिन वास्तव में केवल भ्रम हो, है ना। जैसे वो चीज़ उनको फील होती थी कि ये तो आत्मा ने की है लेकिन उनका भ्रम होता था। तो ऐसी ही कोई चीज़ मतलब आपको देखने में आश्चर्यजनक लगे, कोई चीज़ आपको मतलब एकदम अट्रैक्ट कर दे लेकिन वो चीज़ केवल भ्रम हो, है ना, असंभव हो। समथिंग दैट इज़ इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल है कोई चीज़ गेट करने के लिए, अचीव करने के लिए। अनरियल इमेजिनिंग, है ना, तो असंभव हो जाएगा इसका मीनिंग। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा इडियम है वाइन एंड डाइन, मतलब कि व्हेन समबडी इज ट्रीटेड टू एन एक्सपेंसिव मील, भव्यता से खान पान करवाना। इसका उपयोग तब किया जाता था जब कोई व्यक्ति किसी विशेष भोज या फिर मुद्रा के माध्यम से प्रभावित करना चाहता था। अक्सर व्यापार, राजनीति या प्रेम संबंधों में आज यह एक्सप्रेशन आमतौर पर किसी को लुभाने या फिर खुश करने के लिए अच्छी दावत देने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। अब देखो कोई मतलब जो अमीर लोग होते हैं वाइन पिलाएंगे पहले और फिर डाइन करवाएंगे। ठीक है, तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं। वाइन एंड डाइन मतलब कि बहुत ही ज़्यादा भव्यता से किसी का खान पान, किसी की खातिरदारी की जा रही है, इससे आप आसानी से इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इडियम है वाइप द फ्लोर विद समवन, मतलब कि टू डिफीट समवन, धूल चटाना, बुरी तरह से हरा देना। अब देखो शाब्दिक अर्थ है इसका किसी को इतनी बुरी तरह से हराना कि जैसे उससे फर्श साफ करवा दिया गया हो। यह लड़ाई, बहस या फिर मुकाबले में भारी पराजय को दर्शाने के लिए यूज़ किया जाता था, है ना। वाइप द फ्लोर विद समवन, किसी से मतलब कि जो फ्लोर है उसको साफ करा देना, है ना, तो कहीं ना कहीं आपने उसको हरा दिया है। बॉक्सिंग से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इडियम है वाइप द नोज़, मतलब हो जाता है चीटेड या फिर धोखा देना। वैसे तो देखो वाइप पोंछना भी होता है, नाक पोंछना, जैसे ये पोंछ रहा है। वाइप रगड़ना भी आप रिलेट कर सकते हैं, जैसे नाक रगड़ना। नाक रगड़ना क्या होता है? सरेंडर, भीख मांगना, है ना। गिड़गिड़ाना कहते हैं कि ये तो मतलब नाक रगड़ दी इसने तो अपनी, मतलब बिल्कुल सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया इसने। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग है चीटेड, तो इसका मतलब है आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो स्टार मार्क कर लो पहले। तो इसको एक सिचुएशन क्रिएट करेंगे क्योंकि हिस्ट्री विस्ट्री कोई यहाँ पर काम नहीं आएगी, कोई खास इसमें आपको मतलब हासिल नहीं होगा कुछ। एक सिचुएशन क्रिएट करेंगे, उससे इसको याद करेंगे। जैसे वाइप द नोज़, आपको समझ में आ गया कि कोई नाक रगड़ रहा है किसी के आगे, तो मतलब भीख मांग रहा है। ठीक है, अब आपका ये दोस्त है, ठीक है, आपका ये फ्रेंड है, वो आपके आगे जो है वो नाक रगड़ रहा है पूरी की पूरी, मतलब इसने चीज़ें एक्सेप्ट कर ली हैं। ठीक है, फिर इसके बाद यही फ्रेंड आपको चीट करेगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको रिलेट करेंगे। आपके फ्रेंड ने आपके आगे पहले नाक रगड़ी, ठीक है, आपका जो आपका ट्रस्ट है वो बिल्ड किया, आपने इसको माफ़ भी कर दिया, उनके ठीक है कि मैं तुझे माफ़ करता हूँ, है ना। अब ट्रस्ट बिल्ड करने के बाद अब इसने आपको चीट कर लिया, तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं चीट करना। वाइप द नोज़, वाइप द नोज़, पहले आपके दोस्त ने आपके नाक रगड़ी, है ना, आपके आगे नाक रगड़ी और फिर उसने आपको चीट कर लिया। जैसे देख सकते हैं इसकी आंखों में चीट, है ना, चीट दिखाई दे रहा है। ये इसकी नाक रगड़ रहा है, कोई ये गेम खेल रहे थे और पहले तो मतलब ये इसका ट्रस्ट बिल्ड कर रहा है, इसकी नाक पोंछकर, ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, है ना। और नाक पोंछने के बाद, ट्रस्ट बिल्ड करने के बाद ये इसको चीट करेगा। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको रिलेट करेंगे। ओरिजिन यहाँ पर कोई काम नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको स्टार मार्क किया। इसको थोड़ा सा ज़्यादा आप देखें, एक दो बार देखें तो ये आराम से आपको याद हो जाएगा। वाइप द नोज़ मतलब कि नाक पोंछकर भी रिलेट कर सकते हैं या फिर नाक रगड़वा कर भी आप रिलेट कर सकते हैं। आपके दोस्त ने नाक पोंछी, है ना, और नाक रगड़ी आपके आगे और फिर आपको चीट कर दिया। इस तरह से इसको याद करेंगे तो आप आसानी से इसको रिलेट कर पाएंगे। नेक्स्ट इडियम है विद ए फाइन टूथ कॉम्ब, मतलब कि टू एग्जामाइन इन ग्रेट डिटेल, मतलब कि बारीकी से देखना। फाइन टूथ कॉम्ब का जो उपयोग है जुओं को बालों से निकालने के लिए किया जाता था। इस तरह की कंघी में दांत बहुत ज़्यादा पास होते थे।
जिससे बहुत सूक्ष्म और बारीक चीज़ें भी पकड़ी जा सकती हैं। यही विचार मुहावरे में आया। जब कोई चीज़ बहुत बारीकी से एकदम सूक्ष्म नज़र से देखी जाती है तो कहा जाता है विद ए फाइन टूथ कॉम्ब से देखा गया है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा बारीकी से कोई चीज़ की गई है। ठीक है, आसानी से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। जैसे हमारे घरों में कंघे भी होते हैं, उसमें 2 पार्टीशन होते हैं, एक पतले वाले होते हैं और एक चौड़े वाले होते हैं, है ना, उसमें गैप ज़्यादा होता है। तो जो फाइन टूथ कॉम्ब है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा पतले वाले होते हैं, वो बहुत ज़्यादा बारीकी से मतलब जू निकालने के काम आते हैं। ठीक है, तो वहाँ से इसको रिलेट करेंगे। नेक्स्ट इडियम है विद ए वेंजेंस, मतलब हो जाता है यूज टू एम्फेसाइज द डिग्री टू विच समथिंग ऑकर्स, हद से ज़्यादा होना। अब देखो, वेंजेंस का मतलब होता है बदला, लेकिन बदले से अलग भी इसका एक मीनिंग हो जाता है जो कि होता है अत्यधिक मात्रा। अत्यधिक मात्रा में कोई चीज़ करना। यह कहावत दर्शाने लगी कोई कार्य इतनी अधिक ताकत या फिर प्रभाव से किया गया है कि वह सामान्य से बहुत ही ज़्यादा आगे हो गया है, विद ए वेंजेंस हो गया है। ठीक है, कोई चीज़ आपने हद से ज़्यादा मतलब हद से ज़्यादा कोई चीज़ कर दी है। यूज टू एम्फेसाइज द डिग्री टू विच समथिंग ओकर, मतलब कि एम्फेसाइज करना डिग्री को, विच समथिंग ओकर, जो चीज़ कोई ओकर होती है उसकी जो डिग्री होती है उसको बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करना, मतलब कि हद से बहुत ज़्यादा उसकी तीव्रता को बढ़ाना। ठीक है, तो वेंजेंस जो वैसे तो बदला होता है, प्रतिशोध होता है इसका मीनिंग, उससे अलग भी आप इसको रिलेट करेंगे, बहुत ही ज़्यादा अधिक मात्रा में कोई चीज़ करना। नेक्स्ट इडियम है हमारा विद बैटेड ब्रेथ, मतलब हो जाता है इन एंजाइटी, मतलब कि चिंता में, उत्सुकता से। यह मुहावरा पहली बार शेक्सपियर की जो एक कृति थी द मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसमें आया था। द बेटेड, अब जो बेटेड है ना, अबेट से आया है, यानी कि रोका गया, फिर दबाया गया, उसका छोटा रूप है बेटेड, तो वहीं से उठाया गया है। इसका मतलब होता है कोई व्यक्ति अपनी सांस तक रोककर, जो ब्रेथ होती है उसको रोककर चुपचाप बहुत ही सावधानी और उम्मीद से किसी चीज़ की प्रतीक्षा कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा चिंता में है, उत्सुकता से है। तो बेटेड निकला है अबेट से, अबेट का मतलब दबाया गया, रोका गया, और जो ब्रेथ है आपने अपनी जो सांस है वो रोक कर रखी हुई है, तो आप उत्सुकता में हैं, चिंता में हैं। ठीक है, इसको भी रिलेट कर सकते हैं आप, ये भी आप बेटेड को अबेटेड से रिलेट करते ही आपका इडियम हो जाएगा। नेक्स्ट इडियम है हमारा विद वन वॉइस। अब ये तो पढ़कर ही पता लग रहा है, मतलब कि यूनानिमसली, एक मत होकर। अब वन वॉइस, एक स्वर में अगर कोई चीज़ बोल रहे हैं तो एक मत होकर आप चीज़ों को बोल रहे हैं। ठीक है, तो इडियम इजी है, कोई भी इसमें इशू नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इडियम देखते हैं विद वंस टेल बिटवीन वंस लेग। मीनिंग हो जाता है डिस्प्लेइंग एम्ब्रासमेंट और शेम स्पेशली आफ्टर लूजिंग और हैविंग टू एडमिट दैट वन वाज रॉन्ग। अब एम्ब्रासमेंट या फिर शेम को डिस्प्ले करना, स्पेशली आफ्टर लूजिंग और हैविंग टू एडमिट दैट वन वाज रॉन्ग, मतलब शर्मिंदगी या फिर पराजय की स्थिति होना। मतलब कि स्पेशली आफ्टर लूजिंग, मतलब कि हार मानने के बाद आप एम्ब्रासमेंट फील कर रहे हैं, शेम फील कर रहे हैं। और हैविंग टू एडमिट दैट वन वाज रॉन्ग, मतलब कि अगर आप गलत हैं, ये आपने एडमिट कर लिया है कि आप गलत हैं, तो आप एम्ब्रासमेंट है, आप शेम फील कर रहे हैं, तो शर्मिंदगी या फिर पराजय की स्थिति का होना। अब देखो, जो डॉग्स होते हैं, कुत्ते के व्यवहार से आया है। जब कोई कुत्ता डर जाता है या फिर हार मान लेता है तो वह अपनी पूंछ टांगों के बीच में दबा लेता है। यह दृश्य बहुत ज़्यादा स्पष्ट रूप से हार और श्रम को दर्शाता है। इसलिए यह कहावत बन गई कि कोई व्यक्ति विद टेल बिटवीन लेग्स करके लौटा है, यानी कि अपमानित या फिर निराश होकर लौटा है। ठीक है, तो ये मतलब डॉग्स जो होते हैं उनके व्यवहार से आप इसको रिलेट करेंगे, तो इसका मीनिंग हो जाएगा शर्मिंदगी या फिर पराजय की स्थिति। नेक्स्ट इडियम है हमारा विद ओपन आर्म्स। इडियम इजी है, कॉर्डियली हो जाएगा, मतलब कि बहुत ज़्यादा हार्दिक रूप से, खुले रूप से, वार्म वेलकम के तरीके से। तो इडियम इजी है, खुले दिल से हम कहते भी हैं। बाइबल से निकला है। जब एक खोया हुआ बेटा घर वापस लौटता है तो उसके पिता उसे खुले हाथों से गले लगाते हैं या फिर खुले दिल से गले लगाते हैं। ओपन आर्म्स का तात्पर्य शारीरिक रूप से बाहें फैलाकर किसी को अपनाने से था। प्रतीक रूप से स्वागत और अपनापन दिखाने के लिए इसका यूज़ किया जाने लगा। ठीक है, इडियम इजी है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा विदाउट क्वेश्चन, मतलब कि बियॉन्ड ए डाउट, बिना किसी संदेह के। पहले जब कोई बात बियॉन्ड क्वेश्चन, सवाल के परे होती थी, तब उसे बिना विवाद या फिर बहस के सत्य मान लिया जाता था। मतलब जिस पर क्वेश्चन नहीं उठाया तो सीधी सी बात है वो बिना संदेह के दायरे से बाहर है, बियॉन्ड ए डाउट। आज इसका अर्थ है किसी बात पर पूर्ण सहमति होना, निर्विवाद स्वीकार्यता होना। ठीक है, इडियम ये भी आसानी से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इडियम है विदाउट राइम और रीज़न, मतलब कि विदाउट रीजनेबल एक्सप्लेनेशन, बिना मतलब के। जब कोई बात न हो तो तर्क, जो कि रीज़न होता है, उससे मेल खाती है।
जब कोई बात न तो तर्क से मेल खाती है और न ही शब्द से, उसकी जो राइम है उससे मेल खाती है, तो वह पूरी तरह से बेतुकी लगती है ना। बिना किसी राइम के और बिना किसी रीज़न के तो वो बिना मतलब के होती है कोई बात, ठीक है। अब देखो सीधी सी बात है, ये घड़ी के साथ किताब और फिश आ गई, और यहाँ पर कोई ग्लास आ गया, कप आ गया, सीढ़ी आ गई, तो ये मतलब बेवजह की चीज़ें हैं, बिना मतलब की है, कोई इनका तुक नहीं बैठती। नेक्स्ट इडियम है वर्ड ऑफ माउथ, मतलब कि थ्रू द वर्बल शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, मौखिक रूप से। अब ये प्राचीन जो मौखिक परंपरा थी उससे आया है, जहाँ पर कहानियाँ, परंपराएं और जानकारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बोलकर दी जाती थी। धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउथ का अर्थ व्यापार, सामाजिक प्रचार से जुड़ने लगा, जहाँ व्यक्ति से व्यक्ति जानकारी फैलती थी, खासकर तब जब कोई विज्ञापन या फिर लिखित संसाधन न हो, ठीक है। वर्ड ऑफ माउथ मतलब कि जो मुंह के शब्द हैं उन्हीं से ही चीज़ें एक से दूसरे जगह ट्रांसफ़र हो रही है, मतलब मौखिक रूप से ही चीज़ें वे चल रही हैं, आगे चल रही हैं, स्प्रेड हो रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट इडियम है हमारा वर्क लाइक ए चार्म, टू वर्क वेरी वेल, बहुत अच्छे से कोई काम करना, ठीक है, वर्क लाइक ए चार्म। अब इस मुहावरे की जो जड़ें हैं जादू टोने से, आकर्षण से, चार्म से, है ना, उसके जो प्राचीन मान्यताएं होती थी उससे रिलेटेड है। प्राचीन काल में चार्म का मतलब होता था कोई मंत्र या फिर जादुई शब्द जो किसी कार्य को सिद्ध करते। जब कोई उपाय तुरंत असर करता था तो लोग कहते थे इट वर्क लाइक ए चार्म, है ना, चार्म की तरह इसने मतलब काम किया है, जैसे कोई जादू सा असर हो गया हो, है ना। समय के साथ ये एक्सप्रेशन लोकप्रिय हो गया, मतलब कि कोई चीज़ बिल्कुल मतलब आश्चर्यजनक रूप से किसी ने काम किया है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे रूप में किसी चीज़ ने परफॉर्म किया है, काम किया है, ठीक है। नेक्स्ट इडियम है हमारा वर्कआउट, एक्सरसाइज और डेवलप ए प्लान, व्यायाम करना। अब वर्कआउट इजी है, एक्सरसाइज तो इजी हो जाएगा, डेवलप ए प्लान आप कैसे रिलेट करेंगे, आप रिलेट कर सकते हैं मतलब कोई जो प्लान है आप एक्सरसाइज करने के लिए कोई प्लान को डेवलप करेंगे, इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, इडियम इजी हो जाएगा। नेक्स्ट इडियम है हमारा वर्क लाइक ए ड्रीम, प्लान सक्सीड परफेक्टली, मतलब कि बिना रुकावट के कोई काम होना। लाइक ए ड्रीम का मतलब होता है इतनी सुगमता से काम होना जैसे सब कुछ जादुई तरीके से हो गया। मान लो आपने कोई चीज़ें सोच रखी थी और वो चीज़ें मतलब हो गई, तो वो वर्क लाइक ए ड्रीम हुई, मतलब जैसा आपने सोचा था वैसे ही बिना रुकावट के पूरा काम हो जाना, बिना किसी अड़चन के हो जाना। यह खास तौर पर उन परिस्थितियों में बोला जाता है जब परिणाम उम्मीद से भी ज़्यादा बेहतर हो जाए। नेक्स्ट इडियम है हमारा वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड, मतलब कि वेरी यूजफुल, वैल्यूएबल और इम्पोर्टेंट, बहुत ही मूल्यवान होना। वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड, मतलब कि किसी चीज़ का जो वज़न है ना, वो मतलब वर्थ है गोल्ड में, ठीक है, मतलब कि गोल्ड में किसी चीज़ का जो वेट है वो बहुत ही ज़्यादा वर्थ है। यह मुहावरा प्राचीन काल से चला आ रहा है, जब वस्तुओं को उनके वजन के अनुसार सोने की कीमत से मापा जाता था। गोल्ड की तुलना अमूल्य चीज़ों से की जाती थी, सोने के बराबर मूल्यवान, मतलब कि सोने का जितना वेट है उसके बराबर ही कोई चीज़ वर्थ होना, तो मीनिंग निकल जाएगा बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान होना, वेरी यूजफुल होना, वैल्यूएबल होना, इंपॉर्टेंट होना, ठीक है, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट इडियम है हमारा रैप माई हेड अराउंड इट, मतलब कि टू कम्प्रीहेंड समथिंग दैट वन कंसिडर्स चैलेंजिंग, कन्फ्यूजिंग और ए फॉरेन कंसेप्ट, गुत्थी को सुलझाना। टू कम्प्रीहेंड समथिंग, किस चीज़ को आपने समझा दिया है, दैट वन कंसिडर्ड चैलेंजिंग, जिसको समझा जाता था, जिसको कोई समझता था चैलेंजिंग है कि ये कन्फ्यूजिंग है, ये मतलब फॉरेन कंसेप्ट है, तो आपने उस चीज़ को अगर कम्प्रीहेंड कर दिया तो आपने गुत्थी को सुलझा दिया है। अब देखो जो होता है रैप का मतलब होता है लपेटना, हेड मतलब कि सोच, वैसे तो सिर होता है लेकिन सोच से इसको मतलब रिलेट किया गया है। जब कोई चीज़ समझ नहीं आती तो ऐसा लगता है जैसे हमारा दिमाग उसके चारों ओर नहीं घूम पा रहा है। यह मनोवैज्ञानिक भावनात्मक उलझन में ज़्यादा प्रयोग होता है, किसी बात को समझने की कोशिश करना जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो, मतलब आपने अपनी सोचने समझने की जो क्षमता है, अपना जो हेड है वो किसी चीज़ के चारों तरफ रैप कर लिया है, उसके चारों ओर मतलब आपने मतलब उसको लपेट लिया है, तो आप सीधी सी बात है गुत्थी को सुलझाएंगे, ठीक है, ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इडियम है येलो बेलीज, मतलब कि क्वार्ट्स, मतलब कि डरपोक। पीला रंग डर या कमजोरी का प्रतीक माना गया, जैसे चेहरा डर के मारे पीला पड़ जाता है, वहीं से इसको उठाया गया है। अमेरिकन आर्मी में डरपोक सिपाहियों को येलो बेलीड कहा जाता था, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा ये तो डरपोक आदमी है, ठीक है, आप रिलेट कर सकते हैं। जैसे डर के मारे चेहरा पीला पड़ जाता है, जो पीला रंग है वो कमजोरी या डर का प्रतीक माना जाता था, उससे आप इसको रिलेट करके आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इडियम है ह्यूमन सर्विस, मतलब कि एक्सीलेंट सर्विस, यूज़फुल हेल्प इन नीड, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम होना।
यमन शब्द मूल रूप से मिडिल एज इंग्लैंड में ऐसे व्यक्ति को कहा जाता था जो खेती करता था और राजा या फिर किसी बड़े जमींदार की सेवा भी करता था। ये लोग भरोसेमंद होते थे, मेहनती होते थे, वफादार होते थे। ह्यूमन सर्विस मुहावरा 17वीं शताब्दी में इस्तेमाल होना शुरू हुआ, जिसका मतलब हुआ ऐसी सेवा जो बहुत ही मेहनत, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से की गई हो, जैसे कि एक ह्यूमन करता है। ठीक है, ह्यूमन कौन था? एक व्यक्ति था जो खेती करता था और राजा या फिर किसी बड़े जमींदार की सेवा भी करता था, है ना। तो कुल मिला के अच्छा आदमी है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करता है। ह्यूमन सर्विस मतलब कि मानो किसी एक ह्यूमन ने कोई सर्विस की है, ऐसे ही ह्यूमन सर्विस मतलब कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करना। नेक्स्ट इडियम है हमारा यू स्नूज यू लूज, मतलब कि इफ़ यू आर नॉट अलर्ट यू आर लाइकली टू मिस अपॉर्चुनिटीज़, मतलब कि ध्यान नहीं दोगे तो अवसर चूक सकते हैं। सुबह को आप अलार्म लगाते हैं, अलार्म लगाने के बाद मान लो स्नूज़ है वो टाइम 10 मिनट का है, मान लो 7 बजे बजा, आपने बंद कर दिया। स्नूज़ मतलब कि बजेगा वो दोबारा है। मान लो यहाँ पर 7 बजे कोई अलार्म बजा, इसमें स्नूज़ का बटन होता है, मतलब अगर आप वो दबा दोगे तो कुछ समय थोड़ी देर बाद फिर से बजेगा, है ना। एक तो होता है बंद होना, मतलब वो फिर दोबारा नहीं बजेगा। एक होता है स्नूज़, मतलब कि वो दोबारा कुछ एक सर्टेन टाइम के बाद बजेगा। तो जैसे ही आप स्नूज़ करेंगे तो आप मतलब अपॉर्चुनिटीज़ को खो देंगे। यह आमतौर पर चेतावनी देने के लिए यूज़ किया जाता था इसका। अगर आप समय रहते कदम नहीं उठाएंगे तो अवसर हाथ से निकल जाएगा। इसका संबंध सीधे तौर पर स्नूज़ बटन, जो घड़ी का वह बटन होता है जो कुछ देर आपको और सोने देता है ना। अगर आप स्नूज़ करते हैं तो शायद किसी ज़रूरी चीज़ को मिस कर दे, जैसे कि ट्रेन, इंटरव्यू या कोई मौका। ठीक है, तो ध्यान नहीं दोगे तो अवसर चूक जाएगा। तो इस तरह से आप इसको रिलेट करेंगे। अलार्म जो आप भरते हैं सुबह, उसमें भी आपने स्नूज़ का बटन देखा होगा। नेक्स्ट इडियम है योर गैस इज़ एज गुड एज माइन, मतलब कि टू हैव नो आइडिया ऑफ द आंसर, मतलब कि उत्तर पता नहीं होना। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब किसी से कोई सवाल पूछा जाता है और जवाब देने वाला खुद भी अनजान होता है। यह एक तरह से विनम्रतापूर्वक यह कहने का तरीका है कि मुझे भी नहीं पता और शायद तुम भी अपना अनुमान ही लगा रहे हो, तो तुम्हें भी नहीं पता। तो जो तुम्हारा गैस है वो मेरा गैस है, वो मतलब इक्वली गुड है। तो ऐसे ही आप इसको रिलेट करेंगे। उत्तर पता नहीं होना दोनों को, दोनों मतलब अनुमान लगा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इडियम है हमारा योर नंबर इज़ अप, मतलब है इसका द टाइम हैज़ कम व्हेन समवन इज़ डूम्ड टू सफर द डिज़ास्टर, मतलब कि बड़ी संकट या फिर मरने का समय आना। अब देखो, द टाइम हैज़ कम व्हेन समवन इज़ डूम्ड क्या होता है? मतलब कि विनाश होना या फिर मरने की ओर होना, मरणोन्मुख होना, मतलब आपका जो अंत है वो निकट है। टू सफ़र ए डिज़ास्टर, व्हेन समवन इज़ डूम्ड टू सफ़र ए डिज़ास्टर, मतलब वो विनाश की ओर है, डिज़ास्टर की ओर है, डिज़ास्टर को सफ़र करने वाला है। बड़ी संकट या फिर मरने का समय आना, यह कहावत जो है सेना और कैदियों के रजिस्ट्रेशन नंबर से निकली है। हर व्यक्ति को एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता था और जब उसका नंबर बुलाया जाता था तो या तो उसको मरने के लिए भेजा जाता था या सज़ा के लिए बुलाया जाता था। योर नंबर इज़ अप, इसका मतलब होता है अब तुम्हारा नंबर आ गया है, ज़्यादातर नकारात्मक अर्थ में, जैसे मौत या फिर कष्ट का समय। जैसे कहते हैं ना योर नंबर इज़ अप, तेरा तो समय आ गया है, हिंदी में भी कहते हैं, है ना। तो वहीं से निकला है कि समय आ जाना मतलब कोई बड़ी संकट या मरने का समय पास होना। नेक्स्ट इडियम है हमारा जीरो टॉलरेंस, मतलब कि ए पॉलिसी ऑफ नॉट अलाउइंग एनी वायोलेशन ऑफ ए रूल और लॉ, नियम के जरा भी उल्लंघन को दंडित करने की नीति, चाहे वह कितना भी मामूली क्यों न हो। टॉलरेंस आपको पता होगा, सहिष्णुता, है ना। जीरो टॉलरेंस वहाँ पर मतलब बिल्कुल भी आप टॉलरेंस को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो कोई भी नियम का जरा सा भी उल्लंघन होने पर बिल्कुल दंडित किया जाना। यह मुहावरा अमेरिका में कानून शिक्षा व्यवस्था में शुरू हुआ। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का मतलब था कि अगर कोई छात्र या फिर नागरिक कोई नियम तोड़ता है तो चाहे वह अपराध छोटा हो या बड़ा, उसे सज़ा पक्का मिलेगी। इसका प्रयोग स्कूल, एयरपोर्ट, ऑफिस, सरकार में नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए होने लगा। तो कहने का मतलब है आप टॉलरेंस की नीति को जीरो कर रहे हैं, बिल्कुल भी उसको मतलब सख्ताई से उसका पालन कर रहे हैं। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को मतलब आपकी जो छोटी मोटी गलतियां हैं उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, बिल्कुल मतलब उनको वायलेशन माना जाएगा। तो इसका मीनिंग वहीं से निकला है, जीरो टॉलरेंस से, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी से, मतलब कि नियम का जरा भी उल्लंघन करने पर दंडित करने की नीति होना। नेक्स्ट इडियम है हमारा जिप योर लिप, मतलब कि कीप क्वाइट अबाउट समथिंग, मुँह पर ताला लगाना, बिल्कुल चुप रहना। जिप योर लिप ईजी हो जाएगा ये तो, मतलब कि ज़ुबान को जिप कर दो, जैसे कोई बैग बंद कर दिया गया हो जिप से,
ऐसे ही अपने लिप को बंद कर देना। इसका प्रयोग आमतौर पर तब होता है जब किसी को कड़ाई से चुप रहने या फिर राज न खोलने को कहा जाता है। देख सकते हैं आप, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमारे 91 ईडियम, कुल मिलाकर तो ये टोटल 1791 हो जाते हैं। 1791 ईडियम आज हमारे समाप्त होते हैं, ऑफिशियली तो आज ही होते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका मतलब आपने इतना पेशेंस दिखाया, इतने ईडियम करना हमारे लिए भी बहुत बड़ा टास्क था, आपके लिए भी। खैर चीज़ें लर्निंग फेज़ में हैं तो आपके लिए भी एक हमने कोशिश की है खैर इनको बहुत ही ज़्यादा इजी बनाने की। बाकी आपके रिव्यू अच्छे ही हैं, बाकी सपोर्ट बनाए रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना आगे अगर ऐसा ही कंटेंट चाहते हो। बाकी क्या है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं क्या स्टार्ट करें। और शेयर कर देना प्लीज़, यही है एक रिक्वेस्ट। थोड़ा सा बस यही बताना चाहूँगा, इसलिए ही आपसे इतनी रिक्वेस्ट की जाती है कि जो ये 1791 ईडियम थे, इसमें मतलब मैं एक चीज़ अपने पर्सनल एंड से बताऊँ, इसमें जितने ईडियम थे 1791 के टोटल जितने भी ईडियम थे, उसमें हर एक की हिस्ट्री निकालना, उनका हर एक का इंडिविजुअल फ़ोटो निकालना। मैं आपको बता दूं, ये जो एआई है हमारा, है ना, तो इतना कैपेबल नहीं हुआ है कि मल्टीपल ये इमेज एक साथ निकाल दे प्रिसाइजली, ठीक है। तो 1791 बार हमारी टीम ने, बल्कि इससे ज़्यादा बार, कई ईडियम के मल्टीपल फ़ोटो तक निकले हैं। ऐसे भी कई बार हुआ है कि 4-4 फ़ोटो निकले हैं, उसमें से एक को हमने सेलेक्ट किया है। कुछ काफ़ी मतलब मोस्टली में एक बार में एक के फ़ोटो में ही चीज़ें चल जाती थी। और उसकी हिस्ट्री निकालना, हिस्ट्री तो खैर काफ़ी उसमें मतलब इजी होता है उसके कंपैरिजन में, इमेज के कंपैरिजन में। मतलब मेहनत बहुत लगी है इसमें, फिर प्रूफ रीडिंग करना, फिर मतलब क्या उसकी हिस्ट्री कैसे, ये वो, मतलब बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगे हैं। तो प्लीज़ इसकी कदर करना, है ना, हमारी मेहनत की कदर करना। बाकी आपके ऊपर है, आपको हम सौंपते हैं ये चीज़, यही कहूँगा बस। बाकी आप अच्छे से इसको पढ़ाई करना, बस ये चीज़ हमारी जो है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी मेहनत बेकार जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में अगली सीरीज़ के साथ, देखते हैं क्या चीज़ स्टार्ट करें। ये सीरीज़ मैं आपको सौंपता हूँ, आपके सुपुर्द करता हूँ, आपके पास रहेगी अब ये हमेशा के लिए, ठीक है। तो 1791 मीडियम मेरी तरफ से ख़त्म होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए अपनी सीरीज़ के साथ। बाय बाय।